हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर विच इज थर्मोडायनेमिक्स एंड वन शॉट होने वाला है ऑफ कोर्स ये। तो हम इस चैप्टर की सारी चीजें करने वाले हैं कवर स्क्रैच से एकदम, और बहुत डिटेल में हम ये सारी चीजें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, चलो। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा है ना, और केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक साथ दोनों चैप्टर को मत पढ़ना क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप रखना इन दो चैप्टर्स के बीच में, ठीक है। सो यस, चलो खैर नाम से समझते हैं। पहले तो नाम में काम वाला ही बात हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब थर्मल, समथिंग रिलेटेड टू हीट। डायनेमिक्स मतलब डायनेमिक मतलब मोशन, मतलब मूवमेंट में होना। तो हीट का मोशन में होना ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हाँ, कह सकते हो, थोड़ा सा इसी तरीके से रहने वाला है। सो हीट जब मोशन में होगी और उसमें जो ट्रांसफर होगा, जो चेंज होगा, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या स्टडी करोगे? आप रिलेशन स्टडी करोगे हीट के बीच में, वर्क के बीच में, टेम्परेचर के बीच में, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन सो ऑन। सो यस, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं और क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स एज आई सेड ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है ना। ये किससे डील करता है? स्टडी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा हीट एनर्जी का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे हीट मोशन में होगी, तो बस इसीलिए इसका नाम थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं। मतलब छोटे लेवल में नहीं, एक लार्ज लेवल में हम यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो यस, ऑफ द सिस्टम, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, है ना, पूरी चीज का कोई वॉल्यूम निकाल रहे हो। अब वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हो? वॉल्यूम आप किसी एक छोटी सी चीज का नहीं निकाल रहे हो, वॉल्यूम यानी कि आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे निकाल रहे हो, दैट इज वॉल्यूम, है ना। सो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि होता है टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड भी बहुत सी बातें जानते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म्स आने चाहिए, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। पहले कुछ टर्म्स समझ लो, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है ना, वो इन टर्म्स से बहुत रिलेट करेगा, है ना। समझ रहे हो? मतलब एबीसीडी पढ़ोगे तभी तो जाके हायर क्लासेस में आप बाकी चीजें पढ़ पाओगे ना, तभी तो तुम केमिस्ट्री की स्पेलिंग याद कर पाओगे। तो बस वही वाला काम है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम एंड सराउंडिंग को समझना। सिस्टम क्या होता है मैम? वही वही जो यूट्यूब पे बहुत वायरल होता है वो वाला? नहीं, वो नहीं, एक और सिस्टम तुम्हें जानना है। तो पहले आप सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कंफ्यूजन एकदम क्लियर रखना, कि कंफ्यूजन ना हो इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो सिस्टम जब हम बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर चीज जिसके लिए सारी चीजें हो रही होंगी उसे आप बोलोगे सिस्टम, ठीक है। मतलब जिस चीज पे आप फोकस्ड हो, जिस चीज पे आप कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे अभी हम बात करें, आपके लिए सिस्टम क्या है? आपके क्लास 11th के एग्जामिनेशन, है ना। पता नहीं है या नहीं, बट होने तो यही चाहिए, है ना। सो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? वो आपके लिए एक सिस्टम हो गया। एंड उसके अलावा जो तुम लोग पार्टी का सोचते हो, बर्थडे आ रहा है, वैलेंटाइन वीक आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया? वो सराउंडिंग हो गया। तो सराउंडिंग से थोड़ा दूर रहो, सिस्टम के पास रहो, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे समझना है आपको। सिस्टम एंड सराउंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? सिस्टम अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो ये रेफर करता है यूनिवर्स के उस पार्ट के लिए जिसमें ऑब्जर्वेशन हो रही है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एंड रिमेनिंग जो यूनिवर्स बच गया वो आपका सराउंडिंग हो जाएगा। तो हम क्या समझे कि सिस्टम में जब हमने ऐड किया होगा सराउंडिंग, तो इन दोनों से मिलके बना होगा हमारा यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स क्या है? जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे। आप सोच रहे हो कि मैम ये सिस्टम है क्या एक्चुअली? सिस्टम और सराउंडिंग कैसे हम समझेंगे? मतलब ये तो एक एग्जांपल हो गया कि ठीक है हमारे से रिलेटेड आपने बता दिया, बट थर्मोडायनेमिक्स में तो उसके आप टेंशन मत लो। एक एक करके जब हम कंसेप्ट समझेंगे ना, तो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी सिस्टम और सराउंडिंग में क्या कैसे आपको जानना है, ठीक है। सो यस, सो अभी फिलहाल के लिए बस इतना जान लो, सिस्टम वो एक चीज है जिसके लिए आप ऑब्जर्वेशन रख रहे हो, जिस पे आप कोई काम अभी करने जा रहे हो या जिससे कोई काम होने वाला है, उस चीज को आप सिस्टम बोल रहे हो। उस सिस्टम के अलावा सारी चीजें जो आसपास हो रही हैं वो आपकी सराउंडिंग हो गई, एंड इन दोनों को मिला के ही एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है। सो द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। समझ रहे हो? मतलब तुम अपने एग्जाम को छोड़ के हर जगह फोकस कर रहे हो तो वो हर जगह सराउंडिंग है, ठीक है। और तुम एग्जाम में फोकस करो तो वो एग्जाम क्या है आपके लिए? सिस्टम हो गया, ठीक है। सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स एज आई सेड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आगे हम ये स्लाइड में पढ़ेंगे, तो मैं अभी से ये चीज बता देती हूँ। आपका एम क्लास 11th के एग्जाम ही होने चाहिए। मैम ये आप कौन से वाले टर्म्स में बोल रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स या सीरियस वाला? एक्चुअली मैं दोनों टर्म्स में बोल रही हूँ। सो इस फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स वाला भी समझ लो कि जब भी आप बात कर रहे हो तो आप सिस्टम से रिलेटेड बात करोगे। मतलब
अब आप सिस्टम में वर्क कर रहे हो या सिस्टम आप पे या सिस्टम पे कोई वर्क हो रहा है, ये सारी चीजें चाहे जो भी हो, आपको दिल से किसके लिए सोचना है? अपने एग्जाम के लिए, यानी कि आपको सिस्टम के लिए सोचना है। कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं और क्लियर करूंगी आगे इस लाइन को, अभी देखना है इस लाइन पे हम आएंगे, ठीक है। फिलहाल यूनिवर्स क्या हो गया? सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले, इफ वी आर स्टडीइंग द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, जो कि एक बीकर में रखा हुआ है, तो जो बीकर में रिएक्शन हो रही है वो क्या हुआ? क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रही है, सारी चीजें उसमें पता चलने वाली हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हो गई एक हमारे लिए सिस्टम, ठीक है। एंड द रूम वेयर बीकर इज केप्ट, उसको आप क्या बोलोगे? सराउंडिंग। तो सिस्टम जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, एंड ये हो गया हमारा सराउंडिंग। आप देख रहे हो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री है ना, इसे आप बोलते हो सिस्टम बाउंड्री, या सिंपल ऑफ कोर्स बाउंड्री भी कह सकते हो। तो जिस चीज से आप इसको डिवाइड कर दो सिस्टम और सराउंडिंग को, उसे आप बोलते हो बाउंड्रीज की, ठीक है। चलो अब और जानते हैं। अब ये कई टाइप्स के होंगे, 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है, और जानते हैं। ओपन सिस्टम मतलब मैम खुला हुआ सिस्टम, है ना, पर बढ़िया मैम, हमारा जो पढ़ाई वढ़ाई है सब एकदम खुला दिमाग से है, बिल्कुल समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है दूर दूर तक, उसे ओपन सिस्टम कह सकते हो, बट होना नहीं चाहिए ना। अगेन ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो पहले इमेज से समझो। देखो इमेज को अपने माइंड में बैठा लेना। इस चैप्टर की पीपीटी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो खबरदार अगर किसी ने इस पीपीटी में कुछ भी चीज मिस आउट करी है ना। और नोट्स तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्यों बोलते हो? नोट्स आपको मिलते हैं ना, सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं, तो नोट्स आप वहां से पीडीएफ देख सकते हो, है ना। खैर वापस आते हैं हम चैप्टर में, ठीक है। सो इमेज को बहुत अच्छे से माइंड में बैठाना। देखो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर मैं मानती हूँ कि वो अच्छा है, इजी है, बहुत डिफिकल्ट मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगना चाहिए। क्वेश्चंस आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है फॉर श्योर, और क्वेश्चंस हम भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, एंड में भी करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बट साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स जो है, मैं वैसे तो हर चैप्टर में बोलती हूँ, बट इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंटली बोल रही हूँ, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो घुमा के बन जाता है ना। अब जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, है ना, फिर सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, आप आगे और प्रोसेसेस जानोगे, उन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा और उससे इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उन्हें आपको माइंड में बहुत अच्छे से बैठा के रखनी है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम आते हैं ओपन सिस्टम में। इमेज को दिमाग में बैठाओ, एक सिस्टम है, बाहर जो चीजें हैं वो सराउंडिंग है। अगर इस सिस्टम में एनर्जी भी आ सकती है और एनर्जी इससे बाहर भी निकल सकती है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, या ऑन दी अदर हैंड यू कैन से मास का एक्सचेंज भी हो सकता है। मतलब एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है एंड मास भी एक्सचेंज हो सकता है। आप इसे बोलोगे ओपन सिस्टम। कोई भी बच्चा एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा द सिस्टम विच इज ओपन इज नोन एज ओपन सिस्टम, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये नहीं लिख के आना, ठीक है। तो ओपन सिस्टम समझ में आया क्या होता है? वैसे ऐसे डेफिनेशन तो खैर नहीं आएगी, बट यस, जिसमें मास का भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो जाए, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से, ओपन सिस्टम। चलो समझते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इवॉल्व्ड फ्रॉम सिस्टम शेयर विद सराउंडिंग्स, ठीक है। तो चाहे मैटर हो, यानी कि जिसे हम मास बोल रहे हैं, चाहे एनर्जी हो, दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो है हमारा ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में देखो क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक का एक्सचेंज हो, जो कि है एनर्जी। किसका एक्सचेंज हो? एनर्जी का एक्सचेंज हो। मतलब इस सिस्टम में मैटर या मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच only energy can be evolved from the system, not matter of the system. मैटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम याद हुआ, क्लोज सिस्टम याद हुआ, एक और था मैम आइसोलेटेड करके, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम समझो। आइसोलेट का मतलब क्या है? कोविड में हमने आइसोलेट किया था खुद को, है ना, बंद कर लिया था खुद को, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि ऐसा सिस्टम, मतलब अब हम बंद हो गए, तो मतलब क्या है? मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा वहां पे, है ना, हमने एक बाउंड्री के अंदर खुद को रख लिया, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही तो मास का कोई एक्सचेंज होगा और ना ही तो एनर्जी का कोई एक्सचेंज होगा, तो इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक बेसिक एग्जांपल के लिए आप थर्मस का एग्जांपल ले सकते हो, बट प्योरली तो आप इसे भी आइसोलेटेड नहीं बोलते, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखते हो गर्म पानी है, तो वो पानी गर्म ही रहेगा, मास में कोई पानी कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। एंड हीट भी अब बहुत कम अमाउंट में हो सकता है, बट जनरली आप एक बेसिक एसिड एग्जांपल ले सकते हो कि एकदम पूरी तरीके से हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो दिस इज अपना आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही तो मैटर ना ही तो एनर्जी, कुछ भी ना ही तो इवॉल्व होगा ना ही तो यू कैन से एब्जॉर्ब होगा, तो दैट इज अपना आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपको कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे, जैसे कि स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है मैम? आप ये सारी चीजें किसी तरीके से डिफाइन कर रहे होगे,
उन्हें ही आप बोलते हो स्टेट वेरिएबल्स। क्या मतलब है मैम? स्टेट वेरिएबल किसी भी सिस्टम के वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप यूज करते हो डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्विलिब्रियम स्टेट को सिस्टम की। मतलब सिस्टम के बारे में आप कुछ चीजें समझाने के लिए जिन चीजों का यूज करोगे वो आपके स्टेट वेरिएबल्स है। सिंपल, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स क्या है? सिस्टम के बारे में हम जब समझाएंगे, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को समझाएंगे, जब मैंने उसमें घटाया फिर उसको जोड़ा, समझ रहे हो, बस वही वाला काम है, ठीक है। तो सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, है ना। कौन से पैरामीटर्स? जैसे कि प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है, उसका कॉम्पोजिशन हो सकता है। तो ये जब चीजें आ जाएंगी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे, या उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे, तो दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। सो यस, अच्छा, वेरियस स्टेट वेरिएबल एक सिस्टम के होते हैं एंड दे आर नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट। कुछ किसी पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी। इन शॉर्ट, चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अभी ये चीज आप आगे भी समझोगे, है ना, स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल जिसे आप बोल रहे हो, ये डिपेंड करता है केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। मतलब किस तरीके से वो स्टेट पे आप पहुंचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप किस रास्ते से जा रहे हो स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्कूल जा रहे हो, अपने घर से जा रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। तो जब भी कभी हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है केवल और केवल किसी भी, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की, या हम बात कर रहे हैं किसी भी कंडीशन की, या हम बात कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो वो उसके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा होगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है, दैट्स इट। कौन सा पाथ आपने फॉलो किया, किस वजह से ये हो रहा होगा, उस पर डिपेंड ये नहीं करता। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा तो नाम से समझ में, एक्सटेंसिव मतलब थोड़ा सा एक्सटर्नल काइंड ऑफ, इंटेंसिव इंटरनल काइंड ऑफ, है ना। अब डिटेल में समझो, इंटेंसिव एनर्जी और एक्सटेंसिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जानो पहले। ऐसी प्रॉपर्टी, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूरी तरीके से डिपेंड कर रही होगी किस अमाउंट पे है वो मैटर, समझ रहे हो। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कहां से पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो सिर्फ उसके अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, उसे आप बोलते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोला मैम ने, वापस से बताती हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करेगी अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना है मैटर उस पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, इंटरनल एनर्जी, एनर्जीज, है ना, एंट्रोपी वगैरह, तो वो सब आपके आएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिड नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सिस्टम का साइज क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फर्क पड़ता है कि अमाउंट क्या है, साइज क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि आप प्रेशर की बात जब करोगे, जब आप प्रेशर की बात करोगे, टेम्परेचर की बात करोगे, जब आप मोलारिटी की बात करोगे, है ना, मोलारिटी ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो कॉन्सेंट्रेशन की जब आप बात करते हो ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि जैसे ये बॉटल है मेरे पास, है ना, इस बॉटल में कुछ भी शुगर है या उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का, तो मान लो 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन में है वो। अब इसका आप एक इतना सा हिस्सा भी निकाल लोगे तो उसका भी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें 1 मोल ही तो है ना। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिड नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, या फिर बोल लो अमाउंट ऑफ द सिस्टम। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता साइज या अमाउंट ऑफ सिस्टम पे, ठीक है। सो यस, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए अपने, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देन अपना फोर्स हो गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस पे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करती। जैसे चॉकलेट खा रहे हो आप, है ना, या हमने बोला कि हम ना कुछ भी कोई भी चीज़ खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, है ना, तो हमने बोला कि पिज्ज़ा में अगर साइज पे कोई चीज डिपेंड कर रहा है तो वो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। अब पिज्जा में चीज है जो कि हर तरीके से पूरी तरीके से एक ही है ना, तो चीज में कितना नमक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चाहे एक टुकड़ा उठाओ उसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट आ रहा है, और चाहे पूरा टुकड़ा उठाओ उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट आ रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अपना इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज होती है जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि अगर कभी आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालते हो ना, तो वो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे देता है। जैसे अभी मैं मोलारिटी बोल रही हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है,
अगर मैंने आपसे बोला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। लेकिन मोलैरिटी क्या है अपना, मोलैरिटी अपना एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें देता है, ठीक है। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमें क्या देता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस मतलब बेसिकली वही डिफाइंड बाय चेंज इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एक पैसेज है जिसमें आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आप पहुंचे हो, है ना, इक्विलिब्रियम कैसे ऑब्टेन हुआ। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना, उसमें कोई चेंज आया तो उसे आप बोलते हो थर्मोडायनेमिक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स जो आपने अभी अभी पढ़े वो इसके लिए आप यूज करते हो। अब आते हैं हम प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4 टाइप के प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम में काम है। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब एनर्जी हीट वाली, है ना, हीट के फॉर्म में कोई बात हो रही होगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब कांस्टेंट और थर्मल मतलब हीट की बात हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हो रहा होगा सेम टेम्परेचर पे, थर्मल तो हीट क्या है, टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है ना, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसे आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से मेरे साथ, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, फिर से मेरे साथ जल्दी से जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं, एक और चीज, फिर से मेरे साथ, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आइसो मतलब सेम कांस्टेंट रहने वाला है, थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, तो सेम टेम्परेचर पे जो चीज हो रही है उसे आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो, ठीक है। चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल। प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो भाई इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। प्रेशर बढ़ने पे कुछ हो रहा है, प्रेशर घटने पे कुछ हो रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें पता है हम आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये टेम्परेचर की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप प्रेशर चेंज कर रहे हो, P0 से P1 में आ गए, P0 से P1 में आ गए, V0 से V1 में आ गए, बट यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर सेम रहा, सेम टेम्परेचर पे काम हुआ, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक, बार मतलब ये वाला एक बार जो समझते हो, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, घूमने नहीं चले जाना है, वो वाला नहीं। आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम यानी कि कांस्टेंट, और बार जो हमारी प्रेशर की यूनिट है, तो यानी कि प्रेशर की बात हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना यहाँ पे, बस नाम में ही काम है। सो ऐसा प्रोसेस जो कि हो रहा होगा कांस्टेंट प्रेशर में, बट यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है विद टाइम, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो आइसोबारिक। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रेशर इज इक्वल्स टू आइसोबारिक प्रोसेस, बस जितना वर्क उसमें लग रहा होगा वही उसका आइसोबारिक प्रोसेस का यू कैन से वर्क डन होगा, और P यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहता है यानी कि फिक्स रहता है, ठीक है। तो अगर मैंने प्रेशर देखा एंड वॉल्यूम देखा, इसका एक ग्राफ बनाया, तो मैंने देखा कि जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। वॉल्यूम चेंज होने पे, वॉल्यूम के चेंज होने पे हम यहाँ पे V इनिशियल से V फाइनल जा रहे हैं, इस पे जाने पे हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है प्रेशर में, तो इसे हम बोलते हैं ये अपना आइसोबारिक प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आइसोबारिक प्रेशर यू कैन से, अभी तो खैर वर्क का फॉर्मूला आपको ऐसे याद नहीं करना है, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। बट यस, आप इतना समझ लो कि हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, इट इज नोन एज आइसोबारिक। आइसोकोरिक, अब अगेन आइसो मतलब तो सेम ही हो गया, और कोरिक किसके लिए यूज हो रहा होगा, प्रेशर हो गया अपना, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम बचा, तो इट इज फॉर वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने में वॉल्यूम में हमें कोई भी चेंज ना दिख रहा हो, उसे आप बोलते हो आइसोकोरिक यू कैन से प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस इन विच अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कैन चेंज विद टाइम, ठीक है। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, V इज कांस्टेंट, तो नो वर्क इज डन ऑन द गैस। तो अगर V की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई वर्क डन हो ही नहीं रहा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैम ये कैसे आया, तो अभी आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि जो वॉल्यूम अगर 0 हो गया तो यू कैन से कोई वर्क डन तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यस, अच्छा जैसे ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, अच्छा पहले हमने ऐसे ग्राफ बनाया था, है ना, क्योंकि हम प्रेशर को ले रहे हैं इस एक्सिस पे, तो उस टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा था। इस बार क्या हो रहा है, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है
है ना, मतलब प्रेशर बढ़ता जा रहा है बट वॉल्यूम जो है अपना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसे आप बोलते हो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अंडर पीवी कर्व इज 0, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अगर हम एरिया भी निकालें तो इट इज 0 एंड हम बोलेंगे हेंस यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हीट की बात कर रहे हो, हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हो, अगर वो 0 है या उसमें बोल लो कांस्टेंट है तो आप उसे बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। वापस से समझते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन हीट किसी भी सिस्टम में ना हो, ठीक है, मतलब ना ही तो हीट अंदर आ रही है ना ही तो हीट बाहर जा रही है। जैसे कि अभी हमने एक थर्मस वाला एग्जांपल देखा, तो उसमें क्या हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें एक लेयर थी, एक बाउंड्री थी जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी। अगेन आई एम सेइंग ये एकदम पूरा कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं है ना, पूरी तरीके से तो नहीं है, थोड़े अमाउंट में हो सकता है, बट अगर कंप्लीटली है तो उसे आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वापस से समझते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन हीट जो है सिस्टम की वो हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम जो यहाँ पे है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे क्यू क्या है अपना, जो कि हीट को सिंबलाइज कर रहा है, तो डेल्टा यू यहाँ पे 0 है क्योंकि उसका चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ले लें इस बार, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कर्व टाइप का बन रहा है, कर्व, है ना। कर्व कैसे बना होगा, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इस तरीके से एक कर्व बन जाएगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर्व है, यू कैन से इट, ठीक है। थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स लगी हुई है यहाँ पे, तो आप बोल रहे हो कि कोई भी चेंज एक्सचेंज नहीं हो पा रही, हीट बाहर नहीं निकल पा रही, हीट अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो पा रही, तो इसको आप बोलते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक सम वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क जो है वो ऑफकोर्स अलाउ नहीं करेगी हीट को, ना ही तो वो सिस्टम के अंदर आने देगी उसे, ना ही तो सिस्टम से सराउंडिंग में आने दे रही है ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये प्रोसेस कैसा हो गया अपना, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अच्छा एक चीज और, एडियाबैटिक वॉल जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती हैं ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, बट ये वर्क कर सकती हैं, मतलब बेसिकली एडियाबैटिक वॉल डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट, बट एज वर्क अगर आप कर रहे हो तो फिर ये अलाउ हो जाएगा। देखो जब आप बोल रहे हो कि आप कोई चेंज कर रहे हो, है ना, यू कैन से कि आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर करवा रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसफर हो रही हैं चीजें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है, अभी हम जानने ही वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है। एडियाबैटिक में हीट के फॉर्म में तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वर्क के फॉर्म में भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है, वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, इसमें वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता है, बस हीट के फॉर्म में अगर आप बात करो केवल एडियाबैटिक प्रोसेस में वो 0 रहने वाला है, या कह लो वो कांस्टेंट रहने वाला है। वर्क के फॉर्म में अगर एक्सचेंज है तो वो पूरी तरीके से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब जानते हैं हम सिस्टम का स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, तो अब समझना, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन, है ना। स्टेट फंक्शन आपने अभी अभी पढ़ा, स्टेट फंक्शन के बारे में और जानो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें बताती हैं सिस्टम के स्टेट के बारे में, कि सिस्टम किस स्टेट में है ना। जैसे कि हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, कॉम्पोजिशन हो गया, इन्हें आप बोलते हो स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल स्टेट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अभी हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा था, है ना, फिर उससे पहले स्टेट वेरिएबल पढ़ा था, तो बस यही आपका स्टेट फंक्शन समझ में आया। स्टेट फंक्शन यानी कि हमारे जो पैरामीटर्स बता रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने स्टेट ऑफ द सिस्टम की, तो जो भी चीज सिस्टम के स्टेट को बता रहा हो, किस स्टेट में सिस्टम है, जैसे प्रेशर के फॉर्म में हो गया, चाहे वो वॉल्यूम के फॉर्म में हो गया, चाहे वो टेम्परेचर के फॉर्म में हो गया, है ना, तो वो हमें बताता है एक सिस्टम किस स्टेट में रखा हुआ है, तो उसे आप बोलते हो वो उसका स्टेट हो गया, ठीक है। अच्छा पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ नाम से ही समझ में आ रहा है, रास्ता, है ना। तो अगर आप घर से स्कूल गए, है ना, तो आप किस जगह से गए अगर मैं ये ना पूछूं, और कहां से कहां गए ये पूछूं, तो आप उसे बोलोगे वो क्या पूछ रही हूं मैं, आपका स्टेट पूछ रही हूँ, है ना, क्या पूछ रही हूँ, स्टेट पूछ रही हूँ। आप एज अ सिस्टम अगर मैं आपको देखूं, आई एम द ऑब्जर्वर और मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए सिस्टम हो गए, रेस्ट ऑल दीज थिंग्स आर सराउंडिंग्स, है ना। अब आप घर से स्कूल गए, तो दैट इज फॉर मी इज सिस्टम, है ना, सॉरी फॉर मी दैट इज योर स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना। आप किस रास्ते से जा रहे हो अगर मैं ये पूछूं, है ना, अब दोस्त वाला रास्ता था, है ना, उसके घर से होते हुए जाना था, एक वो रास्ता, एक डायरेक्ट रास्ता था, तो जो आपने पाथ यूज किया अगर मुझे उससे मतलब हो जाएगा तो वो मैं आपका पाथ फंक्शन की बात कर रही हूँ, एंड आप कहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन गए उसकी बात करूंगी, तो वो आपका स्टेट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो पाथ फंक्शन क्या होते हैं, दीज आर द फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि वर्क हो गया, हीट हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, एटसेट्रा। जैसे आपको 4th फ्लोर में जाना है, अब आप यू आर यूजिंग द
लिफ्ट हो गई, या फिर आप क्या यूज करके सीढ़ियों से जा रहे हो, है ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका पाथ फंक्शन हो गया एक तरीके से। स्टेट फंक्शन मतलब आप भाई फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पहुंच गए, दैट इज योर स्टेट फंक्शन। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट्स करके जरूर लिख लेना कि हीट और वर्क जो आप आगे चल के भी पढ़ने भी वाले हो इसके बेसिस पे चीजें, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। इन दोनों को फर्क पड़ता है कि किस पाथ से ये होके जा रहा है, तो दे बोथ आर पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है, जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस तरीके से जा रहे हो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फर्क पड़वा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से सिर्फ उसको फर्क पड़ रहा है, तो उसे आप बोलते हो स्टेट फंक्शन। और किस तरीके से जा रहे हो ये होता है पाथ फंक्शन। तो वर्क और हीट जो दोनों आप आगे जाके भी पढ़ने वाले हो इंटरनल एनर्जी के लिए, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, दे डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, और अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला यहां से कोई चीज चलना स्टार्ट हुई, यहां गई, यहां पे आई, यहां पे आई, एंड देन वापस यहां पे आ गई, है ना, ये ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक साइक्लिक स्टेट हो गया, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है ना, क्योंकि अगेन किस पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे आया, इस तरीके से आप चल रहे हो, तो आप वापस से यहीं पहुंच गए, है ना, तो इसमें स्टेट तो कुछ रहा ही नहीं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, यहीं पे आ गई वापस से। तो आप बोलोगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होता है वो हमेशा जीरो होता है, देयर इज नो चेंज इन दैट। ठीक है, अब आते हैं हम एनर्जी और वर्क डन पे। एनर्जी, अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हीट के फॉर्म में पहले तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज समझना। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, और इंटरनल एनर्जी पे ही आपको काफी चीजें यहाँ पे समझनी होगी। इंटरनल एनर्जी थोड़ा थोड़ा तो नाम से ही समझ गए हो, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा और जानते हो इसके बारे में। बट थर्मोडायनामिक्स में कैसे समझना है देखना। इंटरनल एनर्जी जिसे आप वी और ई से भी डिनोट कर सकते हो ऑफ द वर्क, वर्क हो गया, हीट हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, है ना, फ्री एनर्जी हो गया, कुछ भी इनमें से किसी भी चीज की अगर आप बात करोगे आर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। ये सब के सब अभी आपको ये पढ़ाएंगे आगे चल के, एंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सब। सो यस, एनर्जी जो कि स्टोर्ड है एक सब्सटेंस में, किसी भी सिस्टम की ही अगेन हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में जितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है ना, एनर्जी, और अंदर जो स्टोर्ड है इंटरनल, उसे ही आप बोलते हो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है किसी सिस्टम के अंदर जिसे वो यूज करेगा, उसे आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे डिफाइन करते हो आप, इट इज अ स्टेट फंक्शन। फर्स्टली स्टेट फंक्शन मतलब कि इसे पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, इनिशियल और फाइनल से फर्क पड़ रहा है, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, आप जब नोट्स बनाओ तो और शॉर्ट कैसे रख सकते हो इसको, आपने डाल दिया, हेडिंग डाल दी सपोज आपने स्टेट फंक्शन, जितनी आप चीजें पढ़ते जा रहे हो स्टेट फंक्शन एक साइड लिखना, ठीक है, पाथ फंक्शन एक साइड लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे तो ये चीजें आप गलत करके आ जाओगे, और इसकी वजह से बाकी की चीजें भी बहुत सी गलत करके आ जाओगे, तो इसे नोट जरूर कर लेना एक जगह पे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, एंड इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से वो स्टेट तक पहुंचा है, क्या पाथ यूज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां से कहां पहुंचा बस उस पर फर्क पड़ेगा, दैट इज अपना इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सी एनर्जीज का मिक्सचर होता है, जैसे मैंने आपसे बताया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ के आए, है ना, तो जो एनर्जीज का मिक्सचर हो गया, जो एनर्जी है भाई सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो बहुत सी एनर्जीज हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है ना, एंड सो ऑन। तो सारे एनर्जी का जो आप सम करोगे दैट इज व्हाट, दैट इज अपना इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब समझना कुछ मेथड होंगे जिसे आप यूज करोगे जिससे आप इंटरनल एनर्जी का चेंज देख सकते हो, है ना, जैसे कि हो सकता है हीट में कुछ चेंज आ रहा हो, हीट जा रही हो अंदर सिस्टम में, या हो सकता है सिस्टम से हीट बाहर आ रही हो, तो ये जो एक्सचेंज हुआ इसके बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं, वर्क के बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं ना, हो सकता है सिस्टम ने कोई काम किया या सिस्टम में कोई काम हुआ, इन दोनों के बारे में जानोगे तो भी अपना आएगा किसमें, ये आएगा अपना इंटरनल एनर्जी में, ट्रांसफर जो हो रहा है। ठीक है, फिर मैटर के फॉर्म में भी हो सकता है ना, मैटर के फॉर्म में, मास के फॉर्म में कुछ कोई चीज एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है, तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, वो भी हमारा इंटरनल एनर्जी में काउंट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को आप यहाँ पे यू से डिनोट करोगे, यू, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है अपनी, जो बाकी एनर्जीज का सम है, या जो एनर्जी उस टाइम पे हो रही होगी, जैसे हीट के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, उसके फॉर्म में हम इसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा यू, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या चलो लिख देती हूँ, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा उसे डेल्टा, मतलब यहाँ पे चेंज को बताता है डेल्टा, ठीक है, तो उसे आप बोलते हो डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो रहा है। अगर डेल्टा यू, वैसे मैं आपको भी ये चीज आगे जाके समझाने वाली हूँ,
अब कितना आगे जाके मैम, कितने आगे जाना है हमें समझने के लिए? नहीं नहीं, अभी जस्ट मैं आपको सारे साइन कन्वेंशन एक स्लाइड में लिखे हुए हैं, वो देख लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है? तो उसको तो तरीका बता दूंगी, बट फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, उसके साथ साथ ही पढ़ते हो चलो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा अच्छा भी रहता है, तो उसे भी जान लो। अगर कभी भी चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू है वो नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एनर्जी बाहर निकली है सिस्टम से, एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम से। अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। एंड अगर सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी आई, ठीक है, तो उसे आप बोलोगे कि जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है? सो अगर हमने बोला डेल्टा यू नेगेटिव है, एनर्जी इज रिलीज, एंड अगर हमने बोला डेल्टा यू पॉजिटिव है, तो मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। किसके लिए? सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल मतलब क्या बताया था? सेम टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बात है, तो उस टाइम पे अपना डेल्टा यू ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है ना, तो यानी कि कोई भी चेंज ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं है। अब वर्क को जानो, वर्क क्या होता है? जो काम करते हैं ना, तो यस वही वर्क होता है अपना। वर्क के दो तरीके से आप समझना है यहाँ पे। वन वे, मान लो मैंने आपसे बोला कि ये पानी है ना, इसमें थोड़ा सा हीट लानी है या बोल लो थोड़ा सा इसको गर्म करना है, तो हो सकता है हमने क्या किया, हमने एक स्टिक से इसको चर्न करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो बहुत देर तक इसको घुमाते रहे तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी होगी, है ना, ऑफकोर्स एनर्जी का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें यू कैन से चेंज आ सकता है टेम्परेचर में। और एक तरीका क्या है, सिंपल, हमने एक रॉड लाए, उस मशीन से हमने इसको गर्म कर दिया, है ना, तो ये दो तरीके हैं, है ना। सो यस, या तो पहला तरीका हम कर सकते हैं या तो दूसरा तरीका। फर्स्ट वाला जो मेथड है, इसे आप बोलोगे ये क्या है? ये मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल। सेकेंड वाला क्या है? देख के ही समझ गए, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है ना। जो चेंज हमने करने की कोशिश करी दैट इज मैकेनिकल वर्क, और जो चेंज के लिए हमने कोई इलेक्ट्रिकल रॉड या अपना बोल लो इमर्जन इलेक्ट्रिकल यूज कर लिया, तो उसे आप क्या बोलोगे? वो अपना इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ठीक है। दोनों ही केसेस में, किसी भी केस की आप बात करो, जो भी चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट जो है उसकी जब आप बात करोगे वो सेम रहेगा, क्योंकि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किस तरीके से आप उस पर पहुंचे हो। सोचो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ही केसेस में अगर आप चेंज इन स्टेट देखो, स्टेट ऑफ सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? वो तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा होता है ना, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने किस तरीके से वो काम को किया है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चाहे हम स्टिर कर रहे हो 4 घंटे तक और 4 मिनट में उतना ही पानी गर्म हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, है ना। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं स्टेट पूछूं आपसे क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या पाथ है, क्या आपने रास्ता चुना है उसके लिए, कैसे आपने उस पानी की एनर्जी जो है या उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं सेम रहेगा, ठीक है। नाउ चेंज जो इंटरनल एनर्जी का होता है वो किसके इक्वल होता है? एडियाबैटिक वर्क के, है ना। जो आप चेंज यहाँ पे पढ़ोगे वो हम एक वॉल से, क्योंकि उसको वो कर रहे हैं सेपरेट, तो उस वाले में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एडियाबैटिक वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा और जानते हैं एडियाबैटिक वर्क के बारे में। एडियाबैटिक वर्क जो है अपना चेंज बताएगा इंटरनल एनर्जी में, जो कि एडियाबैटिक वर्क के बराबर है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में लग रहा होगा जब हमने कोई हीट एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है। तो द पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा कि जो एडियाबैटिक वर्क है वो पॉजिटिव है, एंड अगर नेगेटिव है तो मतलब जो एडियाबैटिक वर्क है वो नेगेटिव है। अगर वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव होता है। यही मैं आपको समझाने जा रही हूँ साइन कन्वेंशन में, आप इसको समझ लेना भी, ठीक है। अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव है नोट करना चाहो यू कैन, अदरवाइज मैं इस पूरे को एक में समराइज कर दूंगी भी, ठीक है। चलो इंटरनल एनर्जी का कुछ चेंज समझते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एडियाबैटिक वर्क पढ़ रहे हैं ना हम, अच्छा अब हम और जानते हैं। मान लो मैंने एक बॉटल ली और उसको एक बकेट में रख दिया, ठीक है। अब बॉटल में कुछ टेम्परेचर है और उस जिससे हमने जो उसके आसपास चीज रख दी वो क्या होगी, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, है ना। एक बॉटल ली हमने, एक बकेट में रख दी, बकेट क्लोज्ड वेसल में, बेसिकली बकेट नहीं क्लोज्ड वेसल, जिसका खुद का कुछ टेम्परेचर है, एंड उस बॉटल के अंदर जो पानी है उसका भी कुछ टेम्परेचर है, तो दोनों में डिफरेंट टेम्परेचर है। अगर मैंने इसको रख दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट का एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा। तो यहां से हम इस वर्क को समझते हैं। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, या जिसे आप यू बोल रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, किसी भी सिस्टम की वो हम चेंज कर सकते हैं, है ना, उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, तो हीट पास होगी। हो सकता है आपने सिस्टम में कोई वर्क कर दी, हो सकता है सिस्टम ने कोई वर्क कर दिया, दोनों ही कंडीशन में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हीट या कोई भी चीज एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि हम इसे ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। या फिर हो सकता है सिस्टम से कोई चीज बाहर आ रही हो, मैटर, हीट, एनीथिंग, तो आप क्या बोलोगे इसे, आप बोलोगे कि यहाँ पे आप चेंज पढ़ रहे हो इंटरनल एनर्जी का। यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर है।
क्यू क्या है, डेल्टा यू अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन ये क्यू क्या है, क्यू वो हीट एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो कि ट्रांसफर हो रही है यू कैन से, क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। हमने इसको थर्मली कंडक्टिंग वॉल से रखी है, हमने एडियाबैटिक वॉल नहीं यूज करी। एडियाबैटिक में क्या होता है यार, अभी भी देखो क्या लिखा था, अगर एडियाबैटिक है ना, इफ द वर्क, अब एडियाबैटिक में पता है हीट का एक्सचेंज नहीं होता, वर्क का हो सकता है ना, तो यहाँ पे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द एडियाबैटिक वर्क ओनली, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे एडियाबैटिक वर्क तो हो सकता है, बट यहाँ पे हीट के फॉर्म में तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो हमने ना ये जो पूरा कहानी करी, इस कहानी के लिए हमने एक थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स ले ली जो कि हीट एक्सचेंज होने देगी, क्या होने देगी, हीट को एक्सचेंज, थर्मल कंडक्टिंग, टेम्परेचर और कंडक्टिंग मतलब पास होने दे, कंडक्ट करने दे कोई चीज, है ना। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा रखा है और हमने बोला कि अब भाई हमने जो वॉल लगाई है वो टेम्परेचर को पास होने देगी, एक्सचेंज होने देगी हीट यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो सकती है, यानी कि हम इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे बोला इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आया, तो जो भी इसने हीट एक्सचेंज करी होगी, क्योंकि चेंज तो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है, तो वो क्या होता है, हीट क्यू के बराबर हो जाएगी, यानी कि क्यू क्या है, जितनी भी टेम्परेचर में चेंज की वजह से जो भी ट्रांसफर हुई हीट उसे आप बोलते हो क्यू, तो डेल्टा यू यहाँ पे क्यू के बराबर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब कुछ साइन कन्वेंशन याद कर लो। अब देखो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो तुमको सिस्टम के नीचे रहना है यहाँ पे, है ना, मतलब सिस्टम हमारे लिए मेन चीज है। सिस्टम के तरफ कोई बात हो रही है तो वो पॉजिटिव बात है, सिस्टम से ऑपोजिट कोई बात हो रही है तो वो हमारे लिए भी नेगेटिव बात है। वापस से, सिस्टम के लिए जो बात हो रही है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी सिस्टम में आ रही है कोई चीज, खुद से आके खुद से आ रही है बेसिकली सिस्टम में कोई चीज, तो हम बोलेंगे सिस्टम के लिए वो चीज अच्छी है, तो वो चीज पॉजिटिव है। सिस्टम से कोई चीज हो रहा है, सिस्टम से हम काम करवा रहे हैं, सिस्टम से कोई एनर्जी निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए नेगेटिव है। तो सिस्टम में कोई भी चीज आना इज हमारे लिए पॉजिटिव एंड कोई भी जाना इज हमारे लिए नेगेटिव, ठीक है। एंटर होना इज पॉजिटिव एंड इसके अगर अगेंस्ट कोई चीज है तो हमारे लिए वो चीज नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से, सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम में हीट आ रही है, तो ये इसके लिए क्यू की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अगर हीट सिस्टम से बाहर निकाल ली हमने, हमारे लिए तो सिस्टम मेन कंसर्न है, सिस्टम से हीट निकल गई तो भाई हम तो उसके साइड है, तो हमारे लिए वो चीज नेगेटिव बात हो जाएगी, ठीक है। वर्क, सिस्टम में काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम में काम हो रहा है, हमारे लिए भाई वो चीज पॉजिटिव हो गई। सिस्टम से हमने काम करवा लिया, सिस्टम हमारे लिए बहुत मेन चीज हो गई, तो सिस्टम से हमने अगर काम करा लिया तो वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, उसमें एनर्जी आ रही होगी कहीं से, तो एनर्जी बढ़ रही होगी, तो हमारे लिए वो चीज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी उसका चेंज जो है वो पॉजिटिव। सिस्टम से हमने काम करवा लिया, यानी कि उसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए उसका डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए सिस्टम मेन कंसर्न होना चाहिए, बाकी जो चीज उसमें एंटर कर रही है, जो चीज उसके हित में है कह लो, वो पॉजिटिव है, और जो उसके अगेंस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डेल्टा यू किसके बराबर है, हमने देखा कि या तो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है या तो वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो भी वर्क में और जो भी अपने हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है उसको ही मिला के हम कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी को पढ़ रहे हैं। तो चेंज इंटरनल एनर्जी में किसकी वजह से हो रहा है, दो चीजें हमने देखी, या तो हीट की वजह से या तो वर्क की वजह से। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलता है इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज है जो नोट भी आपको करनी चाहिए अगेन, क्यू और डब्ल्यू दोनों को ही आप देखोगे दोनों ही पाथ फंक्शन है, इन्हें पाथ से फर्क पड़ता है ना, हमने पढ़ा था भी, क्यू और डब्ल्यू दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है। लेकिन हम इंटरनल एनर्जी जब देखते हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कहां से चल के आए हो, पहुंच गए ये बड़ी बात है, तो इसको आप बोलते हो कि ये स्टेट फंक्शन है। तो क्यू बना किससे है, डब्ल्यू और अपने क्यू से, यू जो है डेल्टा यू जो है वो किससे मिलकर बना है, क्यू और डब्ल्यू से। क्यू और डब्ल्यू को मिला के जब देखते हैं तो ये दोनों हमारे पाथ फंक्शन होते हैं और डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन होता है। तो यस, इसका एक फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है, साथ ही साथ पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन साथ ही साथ में हर बार बताती जा रही हूँ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि यही है आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। 3 लॉ आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, पहला लॉ आपका यही है। क्या है मैम पहला लॉ, समझ में ही नहीं आया ये तो बेसिक सी बात है। इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी होगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड क्या समझा था हमने, हीट का एक्सचेंज, मतलब हमने ये पढ़ा था मैम वहां पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, वहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, वही है क्या, हाँ वही है ना। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में
ना ही तो आप एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो, है ना ही तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, उसे आप सिर्फ चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसे ही आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मास के लिए आप लॉ पढ़ते हो ना, बस ये वही वाला लॉ है ना, जो एक लॉ तुम सबके लिए पढ़ जाते हो, वही वाला ये लॉ है। सो एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जब आप बात करते हो तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहती है एनर्जी, इसे ही आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो भी अपना इंटरनल एनर्जी है वो Q और W पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, सो यस, तो इसे आप बोलते हो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जितना भी उसका हीट एक्सचेंज हुआ और जितना भी उसमें क्या हुआ, वर्क डन हुआ, दैट इज अपना इंटरनल एनर्जी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू कैन से डेल्टा यू। अब वर्क कुछ तरीके से आप पढ़ते हो, जिसमें से पहला जो हमें मेन तरीका पढ़ना है वो है प्रेशर वॉल्यूम का वर्क, यानी कि गैसेस से रिलेटेड कोई वर्क की बात हो रही है ना, थोड़ा तो इतना अंदाजा लग गया होगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को जानो। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है ये वो टाइप का वर्क होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसी सिस्टम में जिसमें गैसेस होंगी, जिसमें क्या होंगी, गैसेस होंगी। प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक मैकेनिकल वर्क से लेके बात करने वाले हो, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं यूज कर रहे हो, ये मैकेनिकल वर्क हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर वॉल्यूम का वर्क। ये वो वर्क है जो कि हो रहा होगा जब गैसेस एक्सपैंड या फिर कंप्रेस करेंगी, उसे ही आप बोलते हो कि यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज आना, है ना, गैसेस का एक्सपेंशन होना या गैसेस का कंप्रेशन होना, ऐसा कुछ चेंज आ रहा है तो जो वर्क डन है दैट इज अपना प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन। ठीक है, सो यस, अंडर द गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे जो लग रहा होगा उसे ही आप बोलोगे प्रेशर वॉल्यूम का वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना कुछ फॉर्मुलाज लिख दिए हैं। पहले देखो, कमी नहीं रहनी चाहिए, वन शॉट है और बहुत लंबा आपको नहीं चाहिए, बहुत छोटा आपको नहीं चाहिए वन शॉट, तो हमें लिमिटेड टाइम में कॉन्टेंट को पूरा समझना है। मेरे वन शॉट का हमेशा मैं यही पैटर्न लेके चलती हूँ कि लिमिटेड टाइम, मैं नहीं आपको बोल रही, ऑफ कोर्स यार, मैं आपको जब भी ये चैप्टर कभी आप बोलो कि मैम हम एक बैच में आपसे ये चैप्टर पढ़ने आए या कुछ भी, तो ये चैप्टर हमारा 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन चल सकता है, बट व्हेन आई से वन शॉट, इतना कराना है मुझे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम है, XYZ टाइम में मुझे इतना कंटेंट देना है जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो इसीलिए अब जैसे इस स्लाइड में ना मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए, अब ये आपकी बुक में अलग अलग जगह लिखे हैं, आपको सिंपल तरीका समझना है। सिंपल तरीका, वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क प्रेशर और वॉल्यूम के बेसिस पे पढ़ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस लिखे हैं। अब गैस कंप्रेस भी हो सकती है ना, और ऑफ कोर्स एक्सपैंड भी हो सकती है। तो मान लो हमने ये एक इमेज लगाई हुई है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। समझो मैंने ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, इसके अंदर गैस थी, हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कब तक लगा सकते हैं, जब तक कि जो फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर है वो बराबर ना हो जाए, है ना। तो मान लो मैंने इसमें प्रेशर लगाया तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, गैस कंप्रेस करेगी, है ना, कम वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, प्रेशर लगाने की वजह से। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम हो रहा है ना, कुछ काम हो रहा है। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर ले, कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे बात करें, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो जब आप वर्क निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, -P डेल्टा V। इसकी डेरिवेशन आपको मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, डेरिवेशन आपके में नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट समझो आप इसे। और डायरेक्ट कैसे समझना है, पूरा सब कुछ, मतलब डायरेक्ट का मतलब ये नहीं छोड़ना है। देखो वर्क किसके बराबर है, यहाँ पे वर्क होता है मैम फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, दैट इज अपना वर्क डन। तो फोर्स जो आप लगा रहे हो, फोर्स जो आप लगा रहे हो, जिस डिस्टेंस पे आप लगा रहे हो वही तो बात है। तो फोर्स और डिस्टेंस यानी कि P, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम, क्योंकि गैसियस स्टेट में बात हो रही है तो वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ कुछ प्रेशर चेंज करने की वजह से। तो P एक्सटर्नल हमने बोला W इज इक्वल टू जितना भी हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया इनटू डेल्टा V में, उसको माइनस साइन, अच्छा माइनस साइन का भी यहाँ पे एक रीजन है ना, माइनस साइन कब है ना, क्या माइनस होने पे क्या पॉजिटिव है क्या नहीं। तो वर्क डन पॉजिटिव निकालने के लिए एक्चुअली आप यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा दे रहे हो, ठीक है। तो यस, अभी इसको भी अभी आगे वाली लाइन में लिखा है, बताती हूँ। फिलहाल वर्क डन जो है, जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहे हो। क्या बोला मैम ने, वर्क डन क्या है, जितना भी P एक्सटर्नल लग रहा होगा वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में। एरिया कैसे निकालते हो आप, देखो अगर आप इसका मैं आपसे बोलूँ एरिया निकालो, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। गैसियस स्टेट में बात कर रहे हो, एक एक्सिस पे आपने प्रेशर लिया है, एक एक्सिस में वॉल्यूम लिया है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हुआ ना, जो भी चेंज इन वॉल्यूम है और जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है। तो वर्क क्या हुआ इसका, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। वर्क क्या हुआ, जो प्रेशर और वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है P एक्सटर्नल की वजह से, उसे ही आप इसका वर्क डन बोलोगे। तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। लेकिन ये तब की बात करना जब कांस्टेंट प्रेशर आ गया, है ना। अब मैंने बोला आपसे, नहीं पता है
ऐसे मैंने एक वॉल लगा दी थी जिसमें पानी है या गैस है, सॉरी गैस है कोई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया है ना, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने बोला नहीं, मैं ना इसका प्रेशर चेंज कर रही हूँ, मैंने अब ये वाला पिस्टन हटा दिया, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही थी मैं, वो मैं धीरे धीरे करके हटाती जा रही हूँ, तो क्या है, अब प्रेशर गैसेस का बढ़ने लगेगा, है ना। फिर हमने एक पिस्टन लगाया तो गैसेस का प्रेशर कम, है ना, तो ये चेंज हो सकता है। तो अगर हमने वेरिएबल प्रेशर ले लिया, चेंज हो रहा है जब प्रेशर, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए निकाल लोगे, यानी कि आप यहाँ पे निकाल दोगे W की वैल्यू इन द इंटीग्रेशन फॉर्मेट, है ना। तो आप क्या बोलोगे, W इज इक्वल्स टू जो भी V1 से लेकर के V2 तक के जाने के लिए आपको लग रहा है टाइम, सॉरी जो वॉल्यूम लग रहा है, इंटू PdV, यानी कि क्या मतलब हो गया मैम, इसी का इंटीग्रेशन है। W इज इक्वल्स टू माइनस P, छोटे से टाइम पीरियड में छोटे से प्रेशर, छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जो भी डेल्टा V है। तो डेल्टा V को हम छोटे से टाइम के लिए क्या बोलेंगे, dV बोलेंगे, है ना। डेल्टा V को हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए dV बोलेंगे, है ना। और V1 से जाने में, यानी कि V इनिशियल से V फाइनल में पहुंचने के लिए ये बात हो रही है, तो VI और VF से जब आपको जा रहे हो जब, तो उसके रिलेटेड जो वर्क आएगा वो आएगा PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। P इज व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर, V इज व्हाट, वॉल्यूम, ठीक है, जो भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, एंड इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए, तो वो आप तब निकालोगे जबकि, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये कब लग रहा है, जब प्रेशर जो है अपना वो वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है, तो छोटे से टाइम के लिए आपने निकाल लिया। अगर कांस्टेंट है तो आप सिंपल लिख देना कि जो भी प्रेशर है एक्सटर्नल वाला इनटू जो भी उसका वॉल्यूम में चेंज आया है डेल्टा V, वो हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन हमेशा लगा देना, ठीक है। अब एक और चीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम ग्राफ के टर्म्स में देखें, हो सकता है ये सब छोड़ के हमें ना एक ग्राफ दे दे, है ना, एक ग्राफ दे दे, यहाँ पे कुछ x 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज रख दे। अगर ग्राफ के टर्म्स में दे देगा तो आपको ऐसे निकालना है, तब आप जब वर्क निकालोगे तो वो कैसे आएगा, जैसे आप देख रहे हो ना, एरिया निकाल लो इसका। अगर आप ग्राफ के टर्म्स में देखोगे तो आपको जो भी PV कर्व का एरिया है ना, उसके अंडर जो आ रहा है उसे ही आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। मतलब सपोज जैसे आपको यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ना कोई वैल्यू दे दी होती है ना, कोई वैल्यू दे दी होती है और आपसे बोला चलो अब इसका वर्क निकालो, है ना। हमसे तो भाई अब अलग अलग कोई चीज नहीं बताई, बस उसने ऐसे दे दिया एक कर्व में, एक ग्राफ में, सॉरी। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि जो भी एरिया अंडर प्रेशर और वॉल्यूम है ना, जिस एरिया में वो चीज हो रही है उसकी वैल्यूज आप निकाल के रख दोगे, तो उस टाइम पे आप वर्क उसका भी निकाल सकते हो। तो वर्क इज सिंपली व्हाट, वर्क इज व्हाट, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, माइनस साइन लगा हुआ है आगे। अब ये माइनस साइन से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो तो उसके बारे में जानते हैं। वर्क डन इन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस एक्सपैंड कर रही है, तो इस टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, गैस एक्सपैंड कर रही है। इशारे समझो तुम मेरे, गैस एक्सपैंड कर रही है का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम जो है गैस का वो, अरे वॉल्यूम जो गैस का है वो इंक्रीज कर गया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हम डेल्टा V जो लिखा होगा उसकी वैल्यू बढ़ाते हुए लिखेंगे। हाँ, मतलब वॉल्यूम मैम ने बताया W इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सटर्नल वाला जो लग रहा है डेल्टा V, है ना। अब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे गैस एक्सपैंड कर रही है, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा V जो आएगा इस टाइम पे वो पॉजिटिव आ रहा होगा। अब डेल्टा V अगर पॉजिटिव है, डेल्टा V और वर्क के जो साइन है ना वो हमेशा ऑपोजिट रहने वाले हैं। गैस का एक्सपैंड करने का मतलब है वॉल्यूम का बढ़ना, मतलब कि वॉल्यूम का पॉजिटिव होना। अगर वॉल्यूम पॉजिटिव आता है तो वर्क डन जो आता है वो हमेशा कैसा आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अरे भाई 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 भाई, आज ये पेन की जगह इरेजर ज्यादा क्यों चल रही है, क्या तुम भी चाहते हो मैं ये मिटा दूं? कैसे मिटा दोगे तुम इन यादों को? चलो यहाँ वापस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर हमने बोला कि गैस एक्सपैंड कर रही है तो मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा उसका, और वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क में क्या होगा, वर्क में यू कैन से ऑपोजिट साइन लगेगा, वर्क जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, गैस एक्सपैंड करी, गैस क्या करी, एक्सपैंड करी, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव साइन लगाते हैं, मतलब इस टाइम पे डेल्टा V जो है वो, मुझे पता था ये वापस नहीं आएगा, मुझे पता था, मैंने सब सुन लिया था, मेरे पास आंखें हैं। सो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। तो इस टाइम पे आप क्या बोलोगे, इस टाइम पे आप बोलोगे कि वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कैसी है, वो पॉजिटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव, और अगर वॉल्यूम की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क डन जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है, यू कैन से नेगेटिव साइन ही इसलिए लगाया क्योंकि वॉल्यूम अगर यहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव है तो ताकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे पाए, ठीक है। सो यस, देयरफॉर साइन ऑफ वर्क कम्स आउट टू बी नेगेटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब कंप्रेस कर दिया यानी कि वॉल्यूम कम हो गया तो वर्क
यू कैन से उसका वैल्यू जो है वो जस्ट ऑपोजिट। तो कंप्रेस, वॉल्यूम कम मतलब नेगेटिव साइन, मतलब कि जो वर्क है उसका पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। देयरफॉर साइन फॉर वर्क कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। वापस से, इफ अ गैस एक्सपैंड्स, गैस एक्सपैंड कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क नेगेटिव वैल्यू ला रहा है, ठीक है, तो वर्क नेगेटिव वैल्यू ला रहा है। गैस कंप्रेस कर रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ दो रिलेशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद भी रखने हैं। अब आते हैं हम दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत सिंपल तरीके से समझना, आइस का मेल्ट होना है ना, पानी में कन्वर्ट होना, फिर पानी को वापस से हम क्या कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अगर मैंने एग को लिया और उसको फोड़ दिया है ना, अब हम वापस से उसे जोड़ेंगे क्या, नहीं, एक्चुअली वो वापस से सेम नहीं हो सकता, तो वो उसका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब मैम ने ये एग्जांपल क्यों लिए, इसको भी समझो। पानी का आइस में कन्वर्ट होना या आइस का पानी में कन्वर्ट होने में क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। तुम ऐसे समझो, तुमने बोला कि मैम यार हमें ना पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन दे दो। ये वाले बच्चे सबसे खराब होते हैं, मैं बता रही हूँ, ये कैटेगरी के बच्चे सबसे खराब होते हैं। तुमने बोला कि मैम हमें ना बस बहुत हो गया, अब तो मैं बस, कल एग्जाम है ना, मोटिवेशन चाहिए मुझे, तो ये वाले बच्चे मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रैंडमली जो चीज होती है ना, हमेशा याद रखना, वो चीज हमेशा आपके फ्यूचर तक नहीं रहती आपके साथ, तुरंत। समझ रहे हो तुमने बोला कि यार हमको आज वो लड़की दिखी या वो लड़का दिखा, बस कल से हम रिलेशन में आ गए, बस, है ना। ये सारी चीजें ऐसे नहीं चलती, चीजें धीरे धीरे चीजें होती हैं। और एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल्स है ना। तो अगर आपने बोला मुझे ना यार पढ़ना है ना, मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो आप जो मोटिवेशन लोगे वो क्या होगा, वो थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा, बट फिर आप वापस से, क्योंकि मोटिवेशन आपको इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए यार, कि आप पेरेंट्स को देख रहे हो या आपने कुछ सोचा है मुझे लाइफ में ये चीज खरीदनी है यार, उसके लिए मोटिवेशन, वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ये नहीं होता कि आज तो चैप्टर खत्म करना है, हमने एक फोन उठाया और ये वीडियो देख ली, हम मोटिवेट हो गए, वो क्या है, वो टेम्पररी मोटिवेशन है, परमानेंट नहीं है। तो तुरंत जो चीज हो रही है वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, और जो चीज होने में टाइम लगा रही है वो देर तक रहती है ना। जैसे आपने बोला कि यार नहीं, हमें जैसे धीरे धीरे पता चल रहा है यार पैसे की कमी है, घर पे पैसे की कमी है ना, फॉर एग्जांपल ये तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना लग रहा, नहीं यार अब तो कुछ करना है, तो वो आपका परमानेंट मोटिवेशन होती है। या कोई भी XYZ, नहीं यार हमें ना कार चाहिए, परमानेंट मोटिवेशन। बेसिकली टेम्पररी मोटिवेशन इज नॉट, विल नॉट बी, यू कैन से, क्या बोलते हैं उसको, बहुत टाइम तक आपके साथ नहीं रहती है, इन शॉर्ट, है ना। तो मोटिवेशन खैर नहीं है यहाँ पे, आप तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बता रही हूँ। तो जो चीज तुरंत हो जाए कहीं ना कहीं, वो इरिवर्सिबल होती है, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता जल्दी, है ना। तुरंत फूट गया अंडा। और जो चीज टाइम ले रही है वो रिवर्सिबल। अगेन, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम एग और पानी इसी की बात करते रहे या मोटिवेशन की बात करते रहे, नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। मतलब मैम एग धीरे धीरे फोड़ेंगे तो ये नहीं, वो अलग चीज हो गई, वो एक जनरल एग्जांपल है। अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में समझना, ऐसा प्रोसेस या फिर चेंज हो रहा हो सेड टू बी रिवर्सिबल, तब रिवर्सिबल बोलोगे आप उसे, जब भी जो चेंज है is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by any or by an infinitesimal change, तो उसे आप बोलते हो वो कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आप उसे बदल सकते हो, है ना। A+B से C+D मिला तो C+D से भी A+B मिल गया, है ना, जो आप इक्वल साइन भी लगाते हो बीच में, तो दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, हेबर्स प्रोसेस, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि अमोनिया को तोड़ोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिलेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि जिसमें चेंज जो है वो वापस से हो सकता है, ठीक है। तो दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो काम होगा, एज आई सेड, है ना, वो काम बहुत धीरे धीरे होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत धीरे हो रहे होते हैं ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट सच दैट सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज नियर द इक्विलिब्रियम। इतना धीरे धीरे वो चेंज होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बहुत धीरे धीरे बन रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं हमेशा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगे। ऑन द अदर हैंड, हर वो प्रोसेस जो इसके अलावा है वो अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो भी अपना नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस नेचुरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब के सब इरिवर्सिबल होते हैं नेचर के, है ना। नेचर में वापस से इरिवर्सिबल, हम उसे वापस से कन्वर्ट या उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे निकलता है? अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे, तो वो आता है आपका W ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू, अब हम क्योंकि एक आइडियल गैस की कंडीशन लेंगे, यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है, तो अगर हम आइडियल गैस की यहाँ पे कंडीशन लेते हैं तो nRT वाला फॉर्मूला यूज करते हो, तो इट इज nRT
log E ऑफ जो भी फाइनल वॉल्यूम होगा अपॉन जो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये आपका रिवर्सिबल वर्क डन के बराबर आता है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम ऊपर तो कुछ थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है ना, हमें ऊपर थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, तो ऊपर से अलग क्यों दिख रहा है? जब भी आप इस log E को log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, log बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आप आगे लगा दोगे आप आगे लगा दोगे 2.303। ठीक है, तो वर्क डन जब आप रिवर्सिबल वाला निकालते हो किसके बराबर आता है? माइनस का 2.303। n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, number of moles, R is what? Universal gas constant, ठीक है, and T is what it is? Temperature, है ना? So yes, so और VF क्या है? फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो भी इनिशियल वॉल्यूम होगा, तो वर्क रिवर्सिबल किसके बराबर होगा? माइनस का 2.303 N इंटू R इंटू T लॉग बेस 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप निकालते हुए एक आइडियल गैस या एक गैस की सिचुएशन में वर्क डन। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते चलो, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट इज अपना रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक ग्राफ देख लो। तो अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा वर्क डन रिक्वायर होगा, है ना। देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभी अभी हमने जाना, रिवर्सिबल है ना, तो एकदम से फॉल आया, एकदम से चेंज आया, है ना, तो उसका एरिया निकला कुछ, है ना। एंड जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन की, है ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता, रिवर्सिबल की बात है। रिवर्सिबल में क्या होगा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हम देखते हैं कि इतना एरिया भी आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा, धीरे धीरे भी हो रहा है भाई, और एक बार में भी, तो यहाँ पे ओवरऑल ये पूरा एरिया आएगा, तो हम बोलते हैं ओवरऑल एरिया ज्यादा आया, मतलब कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो होता है उसमें वर्क डन भी ज्यादा लग रहा होता है एज कंपेयर टू अपना इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तीनों को बहुत अच्छे से समझना, रिलेशन जानना, नोट करना, एंड जब मैं एंड में क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये सारे फॉर्मुलास बहुत अच्छे से याद रखना। अगेन आई होप सो फॉर्मूला सब लोग एक जगह एक कॉपी के लास्ट पेज में लिख रहे होंगे। देखो जब भी नोट्स बनाओ बीच बीच में फॉर्मूला मत लिखो, है ना, बाद में एंड में आपको ही दिक्कत होती है। एक पेज बनाओ, एक पेज इन द सेंस दो, लास्ट के जो भी पेज हैं उसमें आप फॉर्मूला लाइन वाइज लाइन लिखते जाओ। ठीक है, चैप्टर वाइज लिख लो, बढ़िया, है ना, चैप्टर का हेडिंग लगाया, सारे फॉर्मूला उस चैप्टर के जो है आपने नोट कर दिए। नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, इनफैक्ट ये फिजिक्स में भी मैं हमेशा करती थी, तो आप भी ये जरूर किया करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहता है लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिखना है। ठीक है, सब चलो, अभी हम क्वेश्चन जब कराऊंगी मैं, तो आप मेक श्योर कि आप अपने आप से पहले करो, फिर बाद में देख के करो सोल्यूशन। ठीक है, चलो आते हैं हम हीट कैपेसिटी पे। हीट कैपेसिटी नाम से हीट की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज मैम हीट कैपेसिटी समवॉट। वैसे यहाँ पे इतना नाम में काम नहीं है, चलो समझते हैं। हीट कैपेसिटी या फिर जैसे आप थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हो, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और ये बताता क्या है हमें? ये बताता है हमें, जैसे आप फॉर्मूला से समझना, C इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो भी चेंज इन हीट है डिवाइडेड बाय जितने टेम्परेचर पे है ना। तो क्या मतलब होता है इसका? जितनी भी हीट आपने सप्लाई की होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को या बोल लो सिस्टम को, है ना, तो उसमें जो यूनिट टेम्परेचर चेंज होगा उस पूरे को आप बोलते हो हीट कैपेसिटी। क्या बोला मैम ने? अमाउंट ऑफ हीट, जितना भी हीट सप्लाई किया होगा हमने किसी ऑब्जेक्ट को, ताकि एक यूनिट चेंज आए टेम्परेचर में, है ना, डिग्री सेल्सियस में कोई चेंज आए, तो 1 डिग्री हमने चेंज किया इतने हीट के लिए, पर्टिकुलर हीट देते टाइम, तो उसे आप बोलोगे वो उसकी हीट कैपेसिटी है। क्या है हीट कैपेसिटी? जितना भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ताकि उसमें एक यूनिट डिग्री या आप बोलो यूनिट सेल्सियस, यूनिट चेंज आया हो टेम्परेचर में, उसे ही आप बोलते हो उसकी हीट कैपेसिटी। क्या है? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा टी, वेयर कैपिटल C इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा यूनिट इसकी क्या होगी? जूल पर केल्विन ना, आप समझ ही गए होगी, हीट की होती है जूल, टेम्परेचर की होती है केल्विन में। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है इनफैक्ट कि किस टाइप का प्रोसेस हुआ है, किस टाइप का प्रोसेस हमने सिस्टम में परफॉर्म किया है, उस पे इसकी पूरी तरीके से वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा एक और टर्म आता है टोटल हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी गिवन प्रोसेस में अगर आप कर रहे हो, तो जो ओवरऑल हीट आई होगी, ओवरऑल जो वैल्यू आई होगी, वो होगी आपकी टोटल हीट कैपेसिटी।
नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। नाम से समझ में आया थोड़ा सा? नहीं आया? गुड, वेरी गुड, आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें नाम में कोई काम नहीं रखा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे आते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हीट कैपेसिटी ही है बट एक सर्टेन मास के लिए बात कर रहे होंगे, तो दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये वो हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है ताकि हम टेम्परेचर चेंज कर पाए, है ना, टू चेंज द टेम्परेचर। हीट जितनी भी रिक्वायर्ड है टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास, 1 किलोग्राम या 1 यूनिट मास को चेंज करने के लिए हीट को जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वापस से क्या है ये? मतलब हमने बोला था कि C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, है ना। स्पेसिफिक में हम मास की भी बात करते हैं तो ये स्मॉल c से डिनोट होता है, जो कि होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और क्योंकि एक स्पेसिफिक मास की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बस m आ जाएगा, तो आप Q के टर्म्स में निकालोगे तो mc डेल्टा T निकल के आएगा, है ना। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज Q तो आप बोलोगे ये है mc डेल्टा T, ठीक है। तो दिस इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वापस से हो जाए एक बार, चलो वापस समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है टू चेंज द टेम्परेचर 1 यूनिट मास के लिए बेसिकली उस सब्सटेंस की एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसे आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन, तो ठीक था। अब यहाँ मास भी आ गया तो ऊपर किलोग्राम चला जाएगा, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, यानी कि जूल ऊपर रहेगा, किलोग्राम और केल्विन ऊपर चला जाएगा। सो ये उसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस ये मोल्स की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आता? अभी हमने देखा कि Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, है ना। या ये मत समझो एक्चुअली C के टर्म्स में देखो तो ज्यादा इजी लगेगा। C इज इक्वल्स टू क्या आया? C इक्वल्स टू हमारा आया था डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, है ना, Q अपॉन डेल्टा T बोल सकते हैं हम। नंबर ऑफ जब मास था तो मास ले लिया। अब यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये जो मास है ये मोल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर हम फॉर्मूला देखें Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T, इस बार क्या हो जाएगा? NC डेल्टा T, तो इस बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बस, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड है जिससे आप इंक्रीज कर सकते हो टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल की बस बात हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस में 1 यूनिट के लिए, तो उसे आप बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, किलोग्राम की जगह मोल आ जाएगा, दैट्स इट, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होती है Cp एंड Cv का रिलेशन। CpCv होता क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को आप बोलते हो Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप बोलते हो Cv, ठीक है। मोलर कैपेसिटी या जैसे आप हीट कैपेसिटी बोल रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो Cv, मोलर कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है तो Cp, ठीक है। तो Cp और Cv, सो यस। अच्छा, ये अलग से लिखा हुआ है, एक एक के लाइन के बाद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से डेल्टा U की, अब हमें पता है, क्या पता है हमें, क्या पता है हमें क्या पता है? तो हमें पता है डेल्टा U को जब हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना, तो वो किसके बराबर है? डेल्टा H पे भी डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं वो Q पे भी डिपेंड करता है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो बस उसी का एक रिलेशन दिया हुआ था जिससे आपको Cp और Cv का रिलेशन निकलेगा। इन माइंड, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपको माइंड में क्या याद रखना है? Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, ये रिलेशन निकल के आएगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। कहाँ से ये रिलेशन आ रहा है? तो वही Cp और Cv की वैल्यू रख देना। अगर मैं Cv की बात करूँ कांस्टेंट वॉल्यूम में Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H के बराबर आ जाता है ना। Cv की वैल्यू में Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H आ जाएगा क्योंकि उस टाइम पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया हमारा। एंड अगर इसी की जगह हम Cp की बात कर रहे हैं एंड इसी कांस्टेंट प्रेशर था यहाँ पे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर में वो कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा H होता है, ठीक है। ऑपोजिट लिखा है यहाँ पे, सही कर लेना। तो जब Cp की हम बात करेंगे यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो जो Q की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? डेल्टा H के बराबर होगी, ठीक है, डेल्टा H के बराबर होगी क्योंकि वहां पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसी की जगह वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें, अगर हम इसी की जगह वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें तो जो डेल्टा U निकल के आता है जो कि हमारा Q और प्लस डेल्टा P डेल्टा V से निकल के आता है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो उस टाइम पे हमने कांस्टेंट क्या रख दिया? वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया। मतलब मैम ये वैल्यू जो है हमारी सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस टाइम पे डेल्टा U के बराबर हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q किसके बराबर आया? डेल्टा H के एक बार, और एक बार Q बराबर आया डेल्टा V के। कैसे आया समझ में आ रहा है? एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखा है, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। अब जब आप Q की वैल्यू को रिप्लेस करोगे, है ना, तो उस टाइम पे आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा कि Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, वेयर R इज व्हाट?
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो Cp का फॉर्मूला रिलेशन अगर हम बोलेंगे Cv के साथ क्या है, तो Cp बराबर आता है Cv प्लस R। अच्छा, अगर आपको डेरिवेशन पढ़ना, ऑफ कोर्स डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लेकिन अगर आप जानो तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ से जब आप रिलेशन देखोगे H और U को ऐड करते हुए, तो वहां पे H और U की वैल्यू रखोगे। अब आइडियल गैस के लिए आप क्या रखते हो, nRT, तो nRT को प्लेस कर देना, तो वहां से क्या होगा, वहां से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझ गए, ये Cp के लिए वैल्यू है, वो Cv के लिए वैल्यू है, तो एक जगह Cp लिख देना, एक जगह Cv लिख देना, और यहाँ पे सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होकर सिर्फ R बच जाएगा। तो Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, ठीक है, या R प्लस Cv बोल लो। आगे बढ़ते हैं, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। इंथैल्पी समझ गए आप, अभी तक कहीं ना कहीं एक एनर्जी की तरह ही बात हो रही है। तो बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कि होती हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होती हैं बहुत सी रिएक्शंस हमारे पास। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी टोटल एनर्जी है। क्या है, टोटल एनर्जी है। ये क्यों हो रहा होता है, खुद से देख रहे हो तुम लोग, ये क्या लग जाता है मेरे से स्क्रीन पे। खैर, तो इंथैल्पी क्या है, टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, ऑफ अ सिस्टम, जो कि जिसमें क्या है, विच इज कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड साथ ही साथ उसमें होगा प्रेशर वॉल्यूम की एनर्जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरी एनर्जी किससे मिलके बनी है, टोटल एनर्जी जो है वो किससे मिलके बनी है, तो आप बोलोगे उसका जो इंटरनल एनर्जी है, समेशन ऑफ ऑल दी एनर्जीज, एंड साथ ही साथ जो भी प्रेशर वॉल्यूम की एनर्जी है, अगर हम एक गैस की बात करें तो, है ना, तो उसी से मिलके बनी होगी। तो बस वही रिलेशन है जो अभी मैं आपसे पीछे बोल भी रही थी, तभी मैंने पूरा रिलेशन उस टाइम पे नहीं बताया। तो डेल्टा एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, व्हाट इज डेल्टा एच, इट इज एंट्रोपी। अब अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो हम चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच किसके बराबर आता है, डेल्टा यू यानी कि जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, साथ ही साथ पी डेल्टा वी यानी कि जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, ठीक है। तो ये अपना एक अगेन रिलेशन निकल के आएगा एंथैल्पी के लिए, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, एंट्रोपी अलग होता है, एंट्रोपी पे अगर हम अभी आने वाले हैं। एंथैल्पी ये एनर्जी को बता रहा है। तो एंथैल्पी क्या है, टोटल एनर्जी जो है, या जो आप बोलो इंटरनल एनर्जी है, उसमें जब हम प्रेशर वॉल्यूम की एनर्जी को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी निकल के आती है वो होती है हमारी एंथैल्पी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया था, क्यू प्लस डब्ल्यू के, है ना, जो भी वर्क डन हो रहा था और जो भी उसमें हीट एनर्जी थी। तो यहां से आप ये पूरा रिलेशन भी निकाल सकते हो कि अगर आप प्रोसेस ऐसा ले लो जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, अगर आप कभी भी ये पूरा रिलेशन लिख दिया है आपने, एंड आपने प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो आप देखोगे कि एक रिलेशन निकल के आएगा विच इज क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। क्यू जो है, जो हीट है, वही डेल्टा एच के बराबर है अगर प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने पे क्यू की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो हीट है वो बराबर हो जाएगी, हीट की एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू जो भी अपनी एंथैल्पी है, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर तो आप बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जो भी क्यू है, या फिर आप बोलो क्यू पी, कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे बात हो रही है। अच्छा, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी की एक और चीज याद रखना कि अगर कभी भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना, सही है। हम तो सिस्टम के हिसाब से चल रहे थे, तो सिस्टम के हिसाब से भी तो यही था। अगर हम सिस्टम की नजर से देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट का बाहर जाना, तो वो क्या होगा, उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, विच इवॉल्व द हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव है, जिसका क्या मतलब है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर आ रही है हीट, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, ठीक है। अब हम डेल्टा एच और डेल्टा यू के ना 4 केसेस के हिसाब से रिलेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो अगेन एज आई सेड, है ना, एक एक करके एक एक चीज जान लो भाई। अगर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कब क्या कांस्टेंट रखने पे क्या रिलेशन आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैंने बोला कि एच होता क्या है, आपने बोला मैम डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी, छोटे से टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हैं। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो जो डेल्टा एच आएगा वो किसके बराबर आएगा, जो भी डेल्टा यू है और पी डेल्टा वी, जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा, इन शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम पे डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, जो भी इंटरनल एनर्जी है, और पीवी का रिलेशन पी डेल्टा वी, पी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया इस बार, तो क्या हो जाएगा, तो जो डेल्टा एच होगा वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी नहीं होगा। डेल्टा क्या बताता है, चेंज। अब पी डेल्टा वी अगर मैंने लिखा तो वॉल्यूम मतलब चेंज हो रहा है, बट हमने तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, तो उस टाइम पे प्रेशर चेंज हो सकता है, तो प्रेशर के आगे हम डेल्टा लगा देंगे एंड वॉल्यूम एज इट इज हमारा रहेगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। केस 3, अच्छा जहां जहां ए लिखा है ना, मेक श्योर आप इसे डेल्टा रख लेना, ठीक है।
हर जगह डेल्टा रख देना अगर ए है तो, ठीक है। चलो, अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो सकते हैं, दोनों ही अपने चेंज हो सकते हैं, तो डेल्टा यू और डेल्टा पी दोनों लग जाएंगे आगे, है ना। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या समझ रहे हो? चेंज, यानी कि फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस, है ना। मोर में से लेस वाले को माइनस कर देना, तो वो डिफरेंस है। तो अगर दोनों चेंज हो सकते हैं तो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी की जगह हम बोल रहे हैं दोनों चेंज हो सकते हैं, यानी कि डेल्टा पी वी, है ना। तो यहां से आप बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी वी। का मतलब क्या है? दोनों में चेंज, यानी कि जो भी दोनों की वैल्यू है सेकेंड, या आप इसको फाइनल भी लिख सकते हो, माइनस जो भी इनिशियल है, या उसे आप 1 भी लिख सकते हो, है ना। तो यह आ गया आपका रिलेशन, ठीक है। एंड अगर आइडियल गैस है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। मतलब कुछ नहीं करना है उस टाइम पे, आर टी लगा देना है, रटना नहीं है। सुनो, वापस से बताती हूँ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा? डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा वी, जो भी चेंज इन वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम सेम हो रहा है, तो डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वी चेंज नहीं हो रहा, है ना। वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वी चेंज नहीं हो रहा, नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वी चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे तो चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर, तो डेल्टा पी हो जाएगा। अगर दोनों चेंज हो सकते हैं तो डेल्टा पी भी और वी भी, तो जो भी फाइनल है P2 V2 माइनस जो भी इनिशियल है P1 V1 वो रख देना। और अगर एक आइडियल गैस की कंडीशन है तो सेम फॉर्मूले में बस NRT, आइडियल गैस के लिए आप NRT लगाते हो तो NRT यूज कर लेना, दैट्स इट। अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज होती हैं जो कि आपको इजी तरीके से मैं समझाती हूँ। नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना, डायटोमिक भी हो सकता है मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, नाम में काम है यहाँ पे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है? जब भी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का आप लो और उसे कन्वर्ट करो इनटू इट्स गैसियस स्टेट, उसके गैसियस स्टेट में उस एटम को कन्वर्ट कर लो, तो जो आपने उस टाइम पे एंथैल्पी, जो आप बोल लो एनर्जी होगी, वो कौन सी होगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मुझे O2 मॉलिक्यूल को तोड़ना है, मैंने इसे ब्रेक करना है इसके गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट। अब ये क्या है? ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। ये क्या है? ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैंने इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो जो हीट निकल रही होगी या जो हीट मैं दे रही होंगी, आप बोल लो, जो इंथैल्पी होगी, हीट नहीं इंथैल्पी होगी, जो चेंज होगा इंथैल्पी में, वो होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पॉलीएटॉमिक अगर हुआ, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा डिफरेंट होता है। जैसे कि CH4 मीथेन, CH4, 4 हाइड्रोजन लगे हैं एक कार्बन से, 4 हाइड्रोजन लगे हैं एक कार्बन से। तो अभी आपको अगर अब देखो, एक्चुअली में आपको देखने में लग रहा है कि नहीं यार ये तो सारे में सेम एनर्जी होगी, सारे बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी लग रही होगी, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक में डिफरेंट एनर्जीज लग रही होती है, डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो रहा होता है। लेकिन अगर डायटोमिक है, जैसे O2 मॉलिक्यूल को तोड़ना है, H2 मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो उस टाइम पे सेम मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें सेम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, जो कि कहीं ना कहीं जितनी भी आपको डिसोसिएशन एनर्जी देनी है उसके बराबर होता है। वापस से सुनना, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? जब 1 मोल, हर जगह आप इसमें 1 यूनिट की ही बात कर रहे होगे, तो जब 1 मोल सब्सटेंस को हमें कन्वर्ट करना है उसके गैसियस स्टेट में, उसके एटम को गैसियस स्टेट में हमें कन्वर्ट करना है, तो जो एंथैल्पी यूज हो रही है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। वैसे अभी हम इसको आगे भी समझेंगे बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू, फिलहाल समझो। मान लो मैंने बोला, इसी में समझ लो इनफैक्ट, सोडियम, ठीक है, सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है। इन दोनों को जोड़ के हम सभी को पता है हमें मिलता है NaCl सॉलिड स्टेट में, है ना। अगर मैंने आपसे बोला 1 मोल किसी भी आयनिक सब्सटेंस का कन्वर्ट करना है हमें उसके गैसियस स्टेट में, तो जो एंथैल्पी होगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी। यानी कि अगर मैं गैसियस स्टेट में इसको ले जाऊं, प्लस क्लोरीन को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए NaCl जब हमको बनाना पड़ रहा है, तो ये जो इस टाइम पे एंथैल्पी है दैट इज लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। 1 मोल गैसियस एटम, है ना, इसको जोड़ने में जो आप एंथैल्पी दे रहे हो दैट इज लैटिस एंथैल्पी। या फिर 1 मोल, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, NaCl को ब्रेक करोगे अगर आप, तो सॉलिड गैसियस स्टेट में सोडियम, है ना, एंड गैसियस स्टेट में क्लोरीन अगर आपको मिल रहा है, तो उस एंथैल्पी को जो निकल रही होगी उसे आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी। 1 मोल किसी भी आयनिक सब्सटेंस का अगर हमें कन्वर्ट करना है, वापस से किसी भी आयनिक सब्सटेंस, ये एक आयनिक सब्सटेंस है, इसका 1 मोल हमें कन्वर्ट करना है गैसियस एटम्स में, तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी होगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी। वापस से 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन,
इन गैशियस स्टेट, सॉलिड और वो मत ले लेना, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड वगैरह ले लोगे ना तो उस टाइम पे हीट कैपेसिटी, सॉरी डेल्टा एच की बात होने लगेगी, हीट फॉर्मेशन वाली, उसकी बात आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ये दोनों डिफरेंट है। एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं ना डेल्टा एच की बात करने लगोगे तो हीट, बहुत लोगों को लगता है हीट फॉर्मेशन और लैटिस एंथैल्पी एक ही चीज है, बट वो नहीं होता। लैटिस एंथैल्पी गैसियस स्टेट की बात कर रहा होता है ना, और हीट फॉर्मेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो उसके एक जिसमें स्टेबल स्टेट में कोई सब्सटेंस है उसकी बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, किसी चीज को हमें हाइड्रेट करने के लिए पानी देना पड़ता है तो उससे जो एनर्जी निकल रही है दैट इज अपनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिंपल टर्म्स में बताएं तो जब 1 मोल आयन को आप हाइड्रेट कर रहे हो, किसी 1 मोल आयन को हमें हाइड्रेट करना है तो जो एनर्जी निकल रही है, जो ही एंथैल्पी निकल रही है दैट इज अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप ऐड कर रहे हो तो उस टाइम पे भी कुछ एंथैल्पी होगी, दैट इज अपना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल सब्सटेंस को मैंने लिया एंड उससे मैंने डिसॉल्व कर लिया एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उस टाइम पे जो चेंज आएगा दैट इज अपना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, अगर मैंने बोला कार्बन के बहुत से एलोट्रॉप्स होते हैं ना, तो उस एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो ट्रांजिशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसमें जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा होगा, यानी कि जो एनर्जी निकल रही होगी दैट इज अपना एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो 1 मोल ऑफ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म, 1 मोल किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म का जब हमें लगता है कन्वर्ट करने में उसको एनदर फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एसिड ले लो, है ना, जैसे मैंने बोला HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यस मैम। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का जो आप ले रहे होगे न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम बेस को, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है, समझ ही गए होगे, आयंस में कन्वर्ट करने के लिए तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है ताकि आप पूरी तरीके से आयनाइज कर पाओ 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसे आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसको जब मैं ब्रेक करूंगी तो ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, है ना। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने उसके आयंस में कन्वर्ट किया, तो जो एंथैल्पी यहाँ पे लगी होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। वापस से बोलूं, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टू कंप्लीटली आयनाइज 1 मोल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसे आप बोलते हो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी 2 चीजों के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी होती है वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। जैसे सपोज कार्बन 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो जो एंथैल्पी होगी, जो हम चेंज दे रहे होंगे, तो उसे आप बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। जैसे कार्बन के बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इससे एक और चीज सामने आती है, जितना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड। इसका क्या मतलब है मैम, मैंने बोला कि मुझे ना यार, मतलब मान लो कि 2 दोस्त हैं, मुझे उनकी दोस्ती तोड़वानी है, बोला यार एकदम आज तो मसाला, वैसे मैं ऐसा करती नहीं हूँ, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एवरीवन, तो मान लो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि 2 दोस्त हैं, उनके बीच की दोस्ती तोड़वानी है और मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी लग रही है, इट मीन्स वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड तुरंत अगर तोड़वा दी दोस्ती तो इसका मतलब है कि वो दोनों ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुमोलिक का मत बनना तुम लोग अपनी लाइफ में। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वही एनर्जी होती है। अब जितना ज्यादा एनर्जी मुझे लग रही है उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फ्रेंडशिप होगी, इसी तरीके से जितना ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी लग रही है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड आर ब्रोकन ऑन अ सब्सटेंस, उसके गैसियस स्टेट में बदलने के लिए, तो उसे आप बोलते हो जो एनर्जी है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन। जैसे Cl2 है, Cl2, अब मुझे क्लोरीन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। अब आते हैं हम रिएक्शन एंथैल्पी पे। एंथैल्पी चेंज जो हो रहा होगा रिएक्शन में, उसे ही आप बोलते हो उसके रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे लिखते हैं ये भी समझ लो। देखो, हमें पता है, हमें कोई भी रिएक्टेंट है तो उसके पास, उससे हमें क्या मिल रहा होगा, प्रोडक्ट, है ना। हमें हमेशा रिएक्टेंट से मिल रहा होगा प्रोडक्ट, ये तो सच है ना। कह दो कि ये झूठ है, कहना मत कभी भी, ठीक है, ये सच है। तो हमें रिएक्टेंट से क्या मिल रहा होगा, प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। अब इस पूरी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग और रिएक्शन, है ना, एक रिएक्शन में जो हो रहा होगा उसी को आप बोलोगे कि ये उसका रिएक्शन एंथैल्पी है, ठीक है। अब इसको शो कैसे कर सकते हो, इसको आप डेल्टा एच से शो करते हो, है ना। अब डेल्टा एच तो हमने अभी पढ़ा था, लेकिन डेल्टा एच होता क्या है, जो भी एंथैल्पी इसका मैम सम है वो होता है अपना डेल्टा एच। लेकिन जब हम रिएक्शन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हम इसे शो करेंगे सिग्मा
H लगाओगे और साथ ही साथ आगे लगाओगे उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे मान लो मैंने इसको बैलेंस करा, जब चल जा भाई जस्ट अ सेकेंड, ओह ये जगह ही नहीं सही लगता है, चलो यहाँ ले लेते हैं, हाँ ठीक है ये। तो सिग्मा H हमने लिख दिया, साथ ही साथ अगर मैंने इसको बैलेंस करने के लिए A B C लगाया तो ये क्या है इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आगे आप लिखोगे उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आगे लिखोगे, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर है, जो भी प्रोडक्ट का इंथैल्पी चेंज आया है और सिग्मा एंड सिग्मा जो भी रिएक्टेंट का इंथैल्पी चेंज आया है, इसके आगे भी इसका स्टोक्योमेट्रिक जो भी कोफिशिएंट लगा होगा। तो यही कहीं ना कहीं आपको डेल्टा H की वैल्यू देगा। यही आपको किसकी वैल्यू देगा, हीट फॉर्मेशन, डेल्टा HF बोल लो या ऐसे बोल लो, ठीक है। इसकी आपको जो वैल्यू देगा वही होगा आपका रिएक्शन की इंथैल्पी, ठीक है। सिग्मा क्या बता रहा है भाई, चेंज के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। ए और बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंस्ड रिएक्शन के, ठीक है। इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब जितना भी हीट यहाँ पे चेंज एक्सचेंज हो रहा होगा वो भी आपको बताएगा, साथ ही साथ ये डिसाइड करेगा कि कोई रिएक्शन है वो होगा भी या नहीं, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये आपको रिएक्शन इंथैल्पी से ही पता चलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने रिएक्शन इंथैल्पी पढ़ा तो स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी भी हो सकता है ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब क्या है, मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले जाओ, है ना, जैसे आप जो प्रेशर है उसे 1 बार रख दो, जो टेम्परेचर है उसे 25 डिग्री सेल्सियस या जैसे आप बोलते हो 298 केल्विन रख दो। तो ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब होगा तो उसके टाइम पे आप निकालोगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी, जो कि डेल्टा H और ऊपर एक सर्कल करके एक नॉट लगा देना, ठीक है। नॉट की वैल्यू बेसिकली आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही रखते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जैसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में भी आप डेल्टा G नॉट लगाते हो, अभी जानेंगे उसके बारे में, है ना। ये होता क्या है, इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन के लिए जो कि जब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो उस टाइम पे आप ये निकालते हो। अब इसी तरीके से स्टैंडर्ड इंथैल्पी डिफरेंट यू कैन से स्टेट्स में हो सकता है, जैसे कि फ्यूजन के टाइम पे हो सकता है, वेपोराइजेशन के टाइम पे हो सकता है, एंड साथ ही साथ सब्लिमेशन के टाइम पे भी इंथैल्पी में चेंज आ सकता है। थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि अगर इंथैल्पी में कभी भी चेंज आया दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, यानी कि 1 मोल सॉलिड को जब कन्वर्ट होने में, किस में होने में, कन्वर्ट होने में, फ्यूजन मतलब मेल्ट होने में जो भी चेंज आ रहा है दैट इज उसकी वो हीट की इंथैल्पी जो कि उस सॉलिड को यू कैन से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लग रही होगी, है ना। तो जो भी डेल्टा H नॉट लग रहा होगा फ्यूजन के लिए उसको आप बोल रहे हो कि ये है उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो 1 मोल सॉलिड को जब हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो चेंज आ रहा है इंथैल्पी का उसको आप बोलते हो कि वो है उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वापस से, इंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। स्टैंडर्ड है तभी हमने ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, आप इसको सर्कल को ऐसे भी कर दो, है ना, सर्कल में नॉट लगा दो तो चलेगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, नाम से समझ गए होगे थोड़ा, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड हुई होगी ताकि उस 1 मोल लिक्विड को आप कन्वर्ट कर पाओ गैस में, तो उसे आप बोलते हो कि वो है उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड इंथैल्पी, तो उसे आप बोलोगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, नाम से ही समझ गए, डेल्टा H जो भी सब्लिमेशन के लिए लग रहा होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन उसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब कि 1 मोल सॉलिड को जितना हीट लग रही होगी, है ना, टू कन्वर्ट टू इट्स वेपर्स डायरेक्टली, है ना, जैसे कैम्फर होता है सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है वेपर में, है ना, गैसियस स्टेट में, तो बस वही वाली कहानी है यहाँ पे कि जो भी चेंज आ रहा होगा इंथैल्पी में, जब 1 मोल किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का आप क्या कर रहे होगे, सब्लाइम कर रहे होगे, और वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट पे, है ना, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब स्टैंडर्ड कंडीशन रख दिया, तो उसको आप बोलते हो उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी है वेपोराइजेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेज़ लॉ। ये क्या होता है मैम? अच्छा, मैंने आपसे बोला कि हमें ना सिंपल तरीका, हमने बोला कि यार पता है प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरा बर्थडे आ रहा है, जो कि सच में आ रहा है, ठीक है। सो यस, मान लो मेरा ना बर्थडे आज, सपोज टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, ठीक है। तो बर्थडे मैंने डिसाइड किया यार पार्टी करने चलते हैं कहीं पे, ठीक है। अब मैंने बोला पार्टी करने चलते हैं शिमला। कहाँ चलते हैं? शिमला नहीं, इसके बीच के मुझे रास्ते नहीं पता है, रहने दो। मैंने बोला पार्टी करने चलते हैं लखनऊ, पार्टी करने चलते हैं भाई लखनऊ, ठीक है।
तो अब हमें लखनऊ जाना है। अब मैं यहाँ से निकली पार्टी करने, लखनऊ के लिए जाना है, ठीक है, सोच लिया। अब बीच में पड़ गया कानपुर, है ना, बीच में पड़ गया कानपुर, बीच में पड़ गया क्या पड़ गया बताओ, जो भी पढ़ता हो, उज्जैन पढ़, मुझे पता नहीं है ऐसे आज सच, है ना, जो भी पढ़ता हो बीच में। तो हमने 3-4 वो सब देख लिए कि भाई ये सब चीज़ें पढ़ रही हैं बीच बीच में। अब हम गए थे लखनऊ के लिए निकले हैं ना, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग पावी कर रहे हैं ठीक है। तो ये हम और हमारे दोस्त, ठीक है, हम लोग जाने लगे। तो पहले कानपुर में रुके, फिर हम कहाँ रुके, फिर हम रुके दूसरी जगह, फिर हम रुके तीसरी जगह एंड फिर हम गए पार्टी करने। और एक तरीका ये था कि हम सब डायरेक्ट चले जाते लखनऊ, है ना, तो ये भी तरीका था। इतना खर्च तो वैसे हम पार्टी में करते नहीं है, यहीं पे कर लेते हैं, जो जैसा समेट सकते हैं ना, टॉफी वॉफी दे के हो जाती है पार्टी वैसे तो। बट इस हेज लॉ क्या कहता है कि अगर आप, या तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंच सकते थे ना, या तो हमने कुछ रास्ते चुने होंगे। तो अगर मैं बोलूँ वहां से वहां जाने में कैसा आप कहाँ कहाँ गए, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां आप गए कैसे, तो जो जो रास्ते पड़े होंगे, कितनी डिस्टेंस लगी, तो इसके रास्ते में जितनी डिस्टेंस प्लस इसमें जितनी डिस्टेंस प्लस इसमें जितनी डिस्टेंस, और वही ओवरऑल आ रहा होगा कि हम कहाँ पे एग्जैक्ट पहुंचे। तो बस यही हेज लॉ एक रिएक्शन के लिए होता है। क्या होता है, हेज लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है स्टेप्स में, सीरीज में कोई रिएक्शन हो रही है, तो अगर आपको उसका ओवरऑल एच की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं उन सारी इंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है उस रिएक्शन के थ्रू हर एक स्टेप में उसके ही समिशन के बराबर होगा, यानी कि उसको ऐड करके ही आप निकालोगे। आपको घर से जाना है स्कूल, अब बीच में आप एक बार पहले दुकान चले गए, है ना, फिर अपने फ्रेंड के घर चले गए, है ना, फिर उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है पेंसिल भी खरीद लेते हैं, तो आप एक शॉप चले गए, है ना, फिर आप पहुंचे स्कूल। तो बीच बीच में जो रास्ते मिले आपको, जहां जहां आप गए, उन सबका समिशन निकाल के ही तो आप एंड वाले रास्ते में गए ना। तो बस यही होता है हेज लॉ कि अगर ए में बी ऐड करके हमें सी मिल रहा है, ठीक है, ए प्लस बी से सी मिल रहा है, ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है ना। पहले ए से मिल रहा है, फिर वो बन रहा है, फिर बी से मिल रहा है, ए बी बन रहा है, फिर सो ऑन ये आपस में मिलके सी बना रहे हैं सपोज। तो ये जो स्टेप्स में हो रहा है, इन सभी स्टेप्स की जो इंथैल्पी, यानी कि जो जो इसमें चेंजेस आए हैं, उसका जब आप एक सम निकालोगे तो जो फाइनल निकल के आएगा दैट इज योर ऑफ कोर्स ओवरऑल चेंज। तो उस पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो हेज लॉ। वापस से सुनना, हेज लॉ स्टेट्स दैट इफ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सीरीज, है ना, या फिर स्टेप्स, तो उसके लिए जो एच की वैल्यू आएगी फॉर ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के लिए वो इक्वल होगा सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस फॉर द इंडिविजुअल स्टेप। हर एक स्टेप में जो आपने इंथैल्पी निकाली है उसका सम निकालोगे तो ओवरऑल का आपको वैल्यू दे देगा वो, ठीक है। जैसे आपने ए से बी में जाने के लिए कुछ इंथैल्पी दी, फिर बी से सी में जाने के लिए आपने कुछ इंथैल्पी दी, फिर सी से डी में जाने के लिए आपने कुछ इंथैल्पी दी। तो H1 जब आप डेल्टा H की पूरी वैल्यू निकालोगे तो जो H1 के लिए वैल्यू दी प्लस H2 के लिए जो वैल्यू दी प्लस H3 के लिए जो वैल्यू दी, है ना, तो कहीं ना कहीं यही आपको बताएगा इंथैल्पी चेंज जो है ना, और वही एनर्जी होगी, वही आपकी ओवरऑल इंथैल्पी होगी जो ए से डी जाने में आपको लगी होगी। तो डेल्टा H इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 तीनों का मिश्रण है, तीनों का सम्मिशन है यू कैन से। तो इसे आप बोलते हो कि ये हो गया हमारा हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सम्मिशन। जब स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन ले ली, है ना, कार्बन में जब हमने ऑक्सीजन मिलाया तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने देखा कि एक्चुअली ये स्टेप्स मूव है, जैसे ग्रेफाइट कार्बन को हाफ टाइम्स ऑफ जब O2 से मिलाया तो पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला, फिर उसके बाद हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड को वापस से हाफ टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन में मिलाया, तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ और डेल्टा H लगा। तो ये जो दोनों डेल्टा H की वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं आप देखो हाफ ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन मिला के O2 बना होगा, है ना। तो अगर हम इसको X मान ले, इसको Y मान ले और इसकी जो एंथैल्पी है उसको Z मान ले, डेल्टा H की हमने वैल्यू रख दी, तो जब हम Y और Z को जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रही है X की वैल्यू। तो बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन अगर हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप इस रिएक्शन का, तो जो हाफ ऑक्सीजन मिला के ही एक फाइनल O2 मॉलिक्यूल बना होगा, तो इसके समेशन से मिल रहा होगा में ऊपर वाली रिएक्शन। तो इसे ही आप बोलते हो हेज लॉ एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉर्न-हेबर साइकिल में। अब लैटिस एंथैल्पी की जो हम बात कर रहे थे उसे डायरेक्ट निकालने का तरीका नहीं होता, तो उसे निकालते हैं हम इनडायरेक्ट वे में, जिसका नाम होता है बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल में बेसिकली आप बताते हो एग्जैक्टली हर एक स्टेप में कौन कौन सी एनर्जी दे रहे हो, कौन कौन सी एनर्जी लग रही है, तो ओवरऑल आप डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी ओवरऑल फॉर्मेशन हीट के लिए जो वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब आपसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड कैसे बना, आपने बोला कुछ नहीं मैम, सोडियम और क्लोरीन को जोड़ दिया, सोडियम क्लोराइड बन गया। बट असलियत में इतनी इजीली नहीं बना होगा। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम को सॉलिड स्टेट से लेके जाएंगे सोडियम के गैसियस स्टेट में, है ना, तो हम वो लेके गए। अब सोचो सॉलिड को कभी हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। तो जो हीट होगी वो कौन सी हीट होगी, सब्लिमेशन वाली हीट एंथैल्पी होगी। तो डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन हमने यहाँ पे लगाया होगा।
अब सोडियम जो है वो सोडियम सॉलिड से कन्वर्ट हो गया सोडियम गैस में। यस मैम। अब हमें बनाना क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो हम इस सोडियम जो गैसियस स्टेट में इसको आयनिक स्टेट में लेके जाएंगे, है ना। तो ये Na+ आ गया गैसियस स्टेट में, है ना। अब देखो हमने सोडियम गैसियस को सोडियम आयन स्टेट में कब कन्वर्ट किया। Na से Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब होता है मैम इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये कुछ सुना सुना लग रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। वापस से सुनना, सोडियम सॉलिड स्टेट में था, उससे पहले हमें कन्वर्ट करना है उसके गैसियस स्टेट में, तो हमने बोला सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, जो हीट एंथैल्पी होगी वो सब्लिमेशन वाली होगी। अब गैसियस से आयनिक स्टेट में लेके जाना है, तो आयनिक स्टेट में कैसे लेके जाओगे सोडियम को, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी होगी उसके गैसियस स्टेट से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हमने पढ़ा है वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी होगी वो होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारा सोडियम पॉजिटिव आयन आ गया। सिमिलरली क्लोरीन मिलाना है। अब क्लोरीन कैसे होता है स्टेबल स्टेट में, Cl2 के फॉर्म में, ठीक है। अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, Cl के स्टेट में। भाई एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमें लेके आना है, तो Cl2 के बीच के हमने जो बॉन्ड है वो तोड़ा होगा। कौन सी एनर्जी लगी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी यहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी दी और क्लोरीन के गैसियस स्टेट में, सिंगल स्टेट में हम लेके गए। अब आयनिक स्टेट में लेके जाना है। आयनिक स्टेट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन अ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे होता है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे हमने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी होगी, है ना, जिससे हमें मिला Cl-। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आया, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कुछ एनर्जी देंगे। अब 1 मोल सॉलिड स्टेट में बनाना है आयनिक से, तो ये तो हमने पढ़ा है लैटिस एंथैल्पी, तो इसके लिए हम कुछ लैटिस एंथैल्पी देंगे और ये हमारा NaCl सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। तो हेज लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल्टा H फॉर्मेशन होगा वो पूरा किसके बराबर आएगा, इन सारी जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबके सम के। जितनी भी एनर्जी हैं, जितनी भी एनर्जीज हमने यहाँ पे लगाई हैं उनके सम के बराबर आ जाएगा। यानी कि आप जब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एंथैल्पी और इन सबको एक साथ जोड़ दोगे। अब यहाँ पे कैसे जोड़ना है ये भी याद रखना। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो ये नेगेटिव साइन में होगा, है ना, जो बाहर निकल रही होगी एनर्जी। तो इस तरीके से साइन अगर हम देखते हुए रख देंगे सारी वैल्यूज, तो डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो ओवरऑल हीट लगी है वो निकल के आ जाएगी। तो बॉर्न-हेबर साइकिल बेसिकली यही बताता है कि आप किसी भी बॉर्न-हेबर साइकिल को कैसे निकालते हो, मल्टीपल स्टेप में निकालते हो, जो कि क्या बता रहा है कि आप किसी भी तरीके से हेज लॉ को अगर लगाओगे तो आप पूरी एंथैल्पी का जो समेशन होता है वो एक हीट के बराबर आएगा, है ना। एक के बराबर किसके, जो ओवरऑल लग रही होगी, है ना। स्टेप्स में कर रहे हो तो स्टेप्स को जोड़ दो तो फाइनल आपको हीट पता चल जाएगी, एंथैल्पी, ठीक है। स्टेप्स बस आपको याद रखना है कब कौन से लगेंगे। मैम ऐसे रट लें, नहीं, ये तो डिपेंड करो ना। आप देखो सेम तरीका है हर जगह, कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, तरीका सेम है, बस आपको देखना है कि वहाँ पे जरूरत किस चीज़ की है। जैसे यहाँ पे Cl2 था, अब हमें पता है Cl को तोड़ना है पहले, तो डिसोसिएशन एनर्जी हमने लिख दी। तो इस तरीके से आपको बस ये यहाँ पे पता होना चाहिए, तो आप बॉर्न-हेबर साइकिल निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पानी का नीचे को मूवमेंट करना कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो रहा है, जिसके लिए हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, है ना। हमने चाय का कप रख दिया, 1 घंटे बाद चाय अपने आप ठंडी हो गई, स्पॉन्टेनियस, खुद से हो रही है ये चीजें, है ना। तो इसे आप बोलते हो स्पॉन्टेनिटी, इस प्रोसेस को आप बोल रहे हो स्पॉन्टेनिटी। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया उसमें। पानी अगर हम ऊपर से फेंकें तो वो अपने आप नीचे गिर रहा है ना। पानी का जो फ्लो है वो हमेशा नीचे है, क्या पानी ऊपर को जा रहा है, नहीं। तो ये यानी कि यहाँ पे यू कैन से स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्या चाय ठंडी थी, अपने आप थोड़ी देर बाद हम आए, बढ़िया गर्म होकर उबलती हुई चाय हमें मिल गई, ऐसी रखे, नहीं, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसका रिवर्सिबल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है अपना स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस हैपन ऑटोमेटिकली, खुद से हो रहे हैं, एंड इनको जरूरत नहीं है किसी भी बाहर से इनपुट के, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट का इनको जरूरत नहीं है। तो उन रिएक्शंस को आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है एक डायरेक्शन में चलने की, जैसे मैंने आपको बताया। क्या पानी नीचे से ऊपर जाता है, नहीं। क्या जा सकता है कभी भी, हाँ, कैसे जा सकता है, जैसे हमारे घर में मोटर लगी होती है, तो क्या सेकंड फ्लोर में पानी नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। तो एक्सटर्नल लेकिन हमने कुछ लगा दिया, वो स्पॉन्टेनिटी नहीं रहा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ,
है ना, उसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं थी क्योंकि वो हमने बाहर से कुछ प्रेशर लगाया उसमें, या बाहर से हमने बोल लो कोई भी फोर्स लगाया। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस है, खुद से नीचे आना पानी का, है ना, पानी को फेंक बह रहा है तो वो नीचे डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए हमारे पास एक अनदर थर्मोडायनेमिक टर्म आता है जो कि होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए ही आपके पास होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का अगर एक वर्ड में मतलब बोले तो ये होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस, जो चीजें रैंडम हो रही है वो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस होंगी, है ना। जैसे मैंने ये कलर एक इमेज लगाई हुई है, मैंने बहुत सारे कलर डाल दिए इसमें, है ना, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, है ना, तो ये आपस में सब मिक्स हो गए, दैट इज व्हाट रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, है ना। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी हम यूज करते हैं ताकि हमें पता कर पाए हम कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके थ्रू हम बोलते हैं कि डेल्टा एच इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट कंसिडर इन प्रिडिक्टिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसा कि हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह पता चला कि जब हम हीट की जो वैल्यू है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत से लिमिटेशंस आ गई, जैसे मैंने आपको अभी एक चाय का एग्जांपल दिया, है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही ये बात है ना, हीट का फ्लो हो रहा है, लेकिन हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। चाय ठंडी तो हो गई अपने आप, लेकिन चाय अपने आप गर्म नहीं हुई, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हीट किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो कर रही है, कोल्ड से हॉट में तो यहाँ फ्लो ही नहीं हुआ, डायरेक्शन ही नहीं हुई, तो आप बोलते हो वहां पे डायरेक्शन नहीं बता पाए वो। सिमिलरली डेल्टा एच जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये भी नहीं बताता पूरी तरीके से, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी थी अपने फर्स्ट लॉ की। डेल्टा एच जो है ना, जो हम चेंज निकाल रहे थे वो कहीं ना कहीं इकलौता फैक्टर नहीं था जो कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता रहा है। इसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत हुई, तो उसके लिए हमने दूसरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को चुना जो कि होता है एनोट्रॉपी, जिसे आप एस से डिनोट करते हो। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है डिसऑर्डर, या जिसे आप बोलते हो रैंडमनेस किसी भी सिस्टम का। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें, जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज मैंने आपसे बोला कि आज ना चलो आपको क्लास में ऑफकोर्स जाके बैठना है, ठीक है। अब अगर मैं एज अ टीचर हूँ यहाँ पे, तो मैंने ना सीट्स अरेंज कर दी, नहीं तुमको यहाँ बैठना है, तुमको यहाँ बैठना है, तुम्हारी जगह डिसाइड कर ली, है ना। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल प्रेशर ना लगे, आप खुद से जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? कहीं भी बैठ जाओगे, है ना। स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई, जितना रैंडमनेस है उतनी स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई कहीं ना कहीं, है ना। तो बस यही ये समझाता है आपको, ये बताता है कि डिसऑर्डर जितना है, रैंडमनेस जितना है, उसके हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस खुद से होगी या फिर नहीं होगी बता सकते हो। एंट्रोपी कैन ऑल्सो बी टॉट एज द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, या फिर जितने भी माइक्रो स्टेट्स में आप बोल सकते हो, गिवन स्टेट में जो भी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं उसको बताते हुए भी आप यहाँ पे एंट्रोपी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूँ, सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं तो उसकी एंट्रोपी सबसे कम आएगी, रैंडमनेस, पार्टिकल ज्यादा रैंडम मूव ही नहीं कर पाएंगे तो कम वैल्यू आएगी। देन लिक्विड एंड देन गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, एंड अगर इसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है तो हम बोलेंगे इसकी स्पॉन्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम एनोट्रोपी होती है एंड इसकी मिनिमम एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इस चीज को बहुत अच्छे से जो मैं बता रही हूँ स्टेट फंक्शन है ना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसे नोट करते चलना वरना भूल जाओगे एंड मोमेंट पे, ठीक है। चलो और जानते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स उतनी ज्यादा एंट्रोपी। एंट्रोपी है क्या? रैंडमनेस, सिंपल ए प्लस बी से सी मिल रहा है, जितना रैंडमली, जितना डिसऑर्डर है उसमें हम बोल रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी है। देखो ऐसे समझो आप, मैंने आपसे बोला कि रैंडमनेस का मतलब है, जैसे मैंने आपसे बोला कि यार पता है तुमको जाओ आज तुम इतने टाइम खेलो, है ना, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, और अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो आप रैंडम हो, स्पॉन्टेनियस, खुद से उठो खुद से खेल के आ जाओगे अपने टाइम पे, है ना, तो आपको पूरे दिन में कोई मतलब नहीं रहेगा कब आपके ऊपर से कोई प्रेशर लगे और आप ये काम करो। स्पॉन्टेनियस मतलब आप जितना रैंडम हो उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या पॉसिबल अरेंजमेंट्स जितनी भी ज्यादा हो सकती हैं आप बोलोगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा यानी कि रैंडमनेस होगी, है ना। नाउ मोर माइक्रो स्टेट्स इंडिकेट्स ग्रेटर डिसऑर्डर, जितने छोटे स्टेट में आप जाओगे उतना ज्यादा डिसऑर्डर को आप बड़े लेवल पे देखोगे। अब देखो, अगर मैंने एंट्रोपी जैसे एस से डिनोट करते हैं, अगर चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो आप कंपेयर करोगे क्यू से, हीट से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सोचने की जरूरत है क्या? सिंपल है, हीट बढ़ेगी, है ना, तो पार्टिकल्स अगर हैं तो बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो यानी कि उतनी ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी। तो जो डेल्टा एस होता है यही वाली लाइन ना, हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, हीट के। अगर आप इसे टेम्परेचर के नजरों से देखोगे तो इस टाइम पे ये ऑपोजिट होता है, यानी कि डेल्टा एस को अगर आप
प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर से देखोगे तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा, मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है? टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ये काम होगा, तभी तो बढ़ेगी। नहीं, इसको आप दूसरी नजर से जब आप देखते हो तो आप बोलते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो जो रैंडमनेस पार्टिकल की होती है कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आप देख रहे हो तो ये ठीक है। तो इस टाइम पे डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। डेल्टा एस अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखोगे तो वो हमेशा जीरो होगा। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, ऐसे मानो। डेल्टा एस जब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखोगे तो वो जीरो के बराबर होगा, है ना। रिवर्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम बोल दें डेल्टा एस इरिवर्सिबल के लिए, देखो इरिवर्सिबल के लिए तो वो हमेशा ग्रेटर दैन या इक्वल टू, या बोलो ग्रेटर दैन जीरो होगा। मतलब मैम चलो समझ लो, ए प्लस बी से आपको ऐसे मान लो ए प्लस बी से हमें मिल रहा है सी प्लस डी, या सी बोल लो, केवल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, ठीक है, ए प्लस बी से। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम बोलेंगे रैंडमनेस क्या है, तो जितना ए बी से मिलके सी बन रहा है उतना सी से ए और बी भी मिलता जा रहा है हमें कंटिन्यूसली, है ना। तो इस टाइम पे रैंडमनेस जो है वो जीरो है, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर उसी की जगह रिवर्सिबल है प्रोसेस, है ना, अगर हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक ही साइड जाता जा रहा है। देखो अभी अभी हमने समझा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात हो गई। तो अगर मैं बोल रही हूँ रिवर्सिबल है हमारा प्रोसेस, रिवर्सिबल मतलब कि उस टाइम पे जो भी डेल्टा एस की वैल्यू है वो जीरो आ गई। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो भी हमारा एंट्रोपी का चेंज निकलता है वो जीरो होता है। अगर इरिवर्सिबल है यानी कि ए प्लस बी से हमें केवल सी मिल रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस टाइम पे रैंडमनेस जो है वो ऑफ कोर्स क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो जीरो से ज्यादा हो जाएगी। इरिवर्सिबल है प्रोसेस तो वो जीरो से ज्यादा हो जाएगी। आप सोचोगे मैम कब तक होती रहेगी वो, कितनी ज्यादा? जीरो से तब तक होती रहेगी जब तक ये रिएक्शन जो है ये मैक्सिमम स्टेट पे ना आ जाए, मैक्सिमम एंट्रोपीज की ना निकल के आ जाए, ठीक है। सो ये अपने दो रिलेशन होते हैं कि डेल्टा एस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो भी चेंज आ रहा होगा हीट में रिवर्सिबल प्रोसेस में उसको डिवाइड कर देना टेम्परेचर से, तो वो आ रहा होगा आपका डेल्टा एस की वैल्यू। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लो, अब हमें देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्यू के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टी के। तो अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बोलोगे कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या डेल्टा टी बोल लो, है ना। So heat added to a system at lower temperature causes great randomness, जो हमने अभी देखा, than when the same quantity of heat is added to a higher temperature। दो टेम्परेचर में मैंने आपसे बोलता चेंज देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, है ना। Therefore अगर हम एंट्रोपी का चेंज निकालें तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहीं से आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी आगे भी जानेंगे, बट यहाँ पे अगर एंट्रोपी के टर्म्स में देखो तो समझो इसे। टोटल एंट्रोपी, एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई एक डेफिनेशन है भी नहीं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बात कही थी। जैसे पहले बोला जा रहा था कि जो ये तो मॉडर्न डायरेक्टली डेफिनेशन लिख दूंगी मैं, बट बहुत सी ऐसी बातें हुई थी इससे पहले। जैसे कि पहले बोला गया था कि कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% एनर्जी को यूज नहीं करता, है ना। डिफरेंट बात बोली जा रही थी सेकेंड लॉ के लिए, ठीक है। बट फाइनल डेफिनेशन भी आपको भी पढ़ाऊंगी मैं। टोटल एंट्रोपी का जो चेंज आएगा किसी भी यूनिवर्स में, इसके अकॉर्डिंग फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर आप देखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि डेल्टा एस जो यूनिवर्स का आएगा वो जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का रैंडमनेस है, एंट्रोपी में चेंज है, उसी का समेशन आएगा। तो जो डेल्टा एस है सिस्टम का और डेल्टा एस है सराउंडिंग का, वो एंट्रोपी चेंज है उसी सिस्टम और सराउंडिंग के। सेकेंड लॉ अभी हम आगे वापस से जानेंगे क्या एग्जैक्ट मॉडर्न डेफिनेशन है, तो अभी इसको रोक देना। आगे आते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी से। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, क्यों है, सिंपल सा तरीका है। हमने डेल्टा एच निकालने की कोशिश करी, इससे हमने पता किया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सेकंड हमने निकाला डेल्टा एस, एंट्रोपी देखा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई लिमिटेशन आ रही थी, है ना। जैसे डायरेक्शन कभी नहीं पता चल पा रही है ना। कभी हमें पता चल रहा है कि नहीं, जैसे एंट्रोपी की बात करें तो हीट जब एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है उसके बेसिस पे डेल्टा एस निकल रहा है, डेल्टा एच निकल रहा है। बट फिर पता चला नहीं, बहुत से ऐसे भी प्रोसेस हैं जो कहीं ना कहीं है तो एंडोथर्मिक बट फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है ना, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट चीजें हम निकाल रहे हैं ताकि हम स्पॉन्टेनिटी निकाल पाएं। गिब्स एनर्जी फाइनल तरीका, एकमात्र तरीका, आखिरी तरीका है डेल्टा जी, जिससे आप पता कर सकते हो कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ऐसे है या फिर नहीं। ये आपको किससे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा गिब्स एनर्जी से।
ठीक है, और समझना गिब्स एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक डायनेमिक क्वांटिटी है बेसिकली, जो कि रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। क्या रिप्रेजेंट करती है? जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हुआ होगा सिस्टम में, कैन डू अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क लग रहा होगा उसे ही आप गिब्स एनर्जी से डिनोट करते हो। तो जो भी एच में है, चेंज इन हीट जो है उसको माइनस कर देना कहीं ना कहीं टेम्परेचर से, तो आपको पता चल जाएगा जी की वैल्यू क्या है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का अगर हम रिलेशन की बात करें तो ये बोलता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी, कहीं देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, टी डेल्टा एस, कहीं देखा देखा लग रहा है। इक्विलिब्रियम पढ़ा चुकी हूं मैं, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा है ना। अच्छा, यहाँ पे ये डेल्टा एस क्या है? ये आपका एंट्रोपी को बता रहा है, ठीक है। टी क्या बता रहा है? टेम्परेचर को बता रहा है। जी क्या बता रहा है? गिब्स एनर्जी को बता रहा है। एच क्या बता रहा है? हीट चेंज को बता रहा है ना, जो हीट चेंज आया होगा आपका उसके बारे में आपको एच बता रहा है। तो ये डेल्टा जी का रिलेशन है विद डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, इक्विलिब्रियम में भी आएंगे, ठीक है। अब प्रिडिक्ट करना है अगर हमें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो हम डेल्टा जी से पता कर सकते हैं। कैसे? अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, कभी भी अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है डेल्टा जी? एच पे भी और एस पे भी, है ना। हीट पे भी, हीट फॉर्मेशन पे भी डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच पे, है ना, एनर्जी पे, हीट एनर्जी पे, साथ ही साथ ये एंट्रोपी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे काम आएगी, अभी समझाऊंगी मैं इसको, देखना। फिलहाल अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया ओवरऑल, तो आप बोल देना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंड अगर पॉजिटिव आ गया तो आप बोल देना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया मतलब स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक डायरेक्शन पे रिएक्शन हो रही होगी। पॉजिटिव डेल्टा जी का मतलब है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। हाउएवर इट इज स्पॉन्टेनियस अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा तो, है ना। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ गई तो आप बोलोगे कि रिएक्शन जो है ना स्पॉन्टेनियस है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है, ठीक है। तो डेल्टा जी 0, जो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी है, ठीक है। Now, the sign of the Gibbs free energy for a given process will depend on the signs of delta H and delta S, जो मैं आपको अभी बता रही थी, क्योंकि ये H पे भी डिपेंड कर रहा है और ये S पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब H की वैल्यू कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होती है, हमने पढ़ा। S की वैल्यू भी कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होती है, तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इनके साइन भी यहाँ पे डिपेंड करेंगे। वी कैन प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस जब आप एनालाइज कर लोगे डेल्टा H और डेल्टा S का साइन। यानी कि मैम आप समझना, अगर H और S की वैल्यू को हम देखें तो इनके साइन पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना। साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S पे देखो, अगर डेल्टा H कभी भी नेगेटिव वैल्यू में है एंड जो एंट्रोपी है, यानी कि इंथैल्पी नेगेटिव है और एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि जो डेल्टा G की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? यानी कि स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन हर टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑन दी अदर एंड अगर हमने बोला डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है एंड अब डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस टाइम पे जो आपका गिब्स एनर्जी आएगा, डेल्टा G आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू लाएगा, जिसका मतलब है वो हर टेम्परेचर पे कैसा रहने वाला है? नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाला है। अगर मैंने आपसे बोला कि डेल्टा H तो हमारा पॉजिटिव आया है एंड जो डेल्टा S है वो भी पॉजिटिव आ गया, अगर दोनों सेम कंडीशन है, चाहे पॉजिटिव वाली दोनों हो चाहे नेगेटिव वाली दोनों हो, उसमें समझना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर इज हाई इनफ अगर है तो, एंड अगर दोनों नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है अगर टेम्परेचर लो इनफ में आता है तो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से डिपेंड करेंगी। तो डेल्टा जी के हिसाब से आप पता कर सकते हो। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पे आते हैं हम। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या होता है? इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द टैब्यूलेटेड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी है एंड साथ ही साथ जो भी एंट्रोपी है। तो यानी कि सिंपल सी बात है मैम, हम समझ गए, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा होगा, है ना, जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रख दें तो उस टाइम पे जो चेंज आएगा, उस टाइम पे जो स्पॉन्टेनिटी हम निकाल रहे होंगे, गिब्स एनर्जी निकाल रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड होगी, तो डेल्टा जी नॉट, है ना। और एंट्रोपी भी उसके लिए स्पॉन्टेनियस स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना है, वेयरएज टेम्परेचर भी डेल्टा H की जो वैल्यू है हमारा इंथैल्पी, वो भी हमें रखना है कैसे? स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो डेल्टा जी नॉट इस टाइम पे जो होगा वो H नॉट और S नॉट वाला रिलेशन में आप लेके आ जाओगे, ठीक है। नाउ डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रिलेशन है, जो कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी। कैसे? विदाउट डेरिवेशन अगर हम बात करें, ऐसे पहले जनरल सुन लो, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो होती है फॉर्मूला -R × T log K। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसका रिलेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो,
आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और ये क्या है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, ये भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे log E है, अगर हम इसको log 10 में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या हो जाता है, -2.303 R इंटू टी इंटू log K जो भी है, तो बेस 10 हो जाएगा बस केवल। अच्छा, हमने इसके लिए एक रिलेशन पढ़ा था, इसके लिए क्या पढ़ा था कि अगर कभी भी हम बोल रहे हैं डेल्टा G नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो K की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, और जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा। अगर इसी की जगह डेल्टा G की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है जो K की वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो 1 से कम आएगी, और इसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि वो रिएक्टेंट तरफ प्रोसीड करेगा। अगर ये 0 हो गई, अगर ये 1 हो गई है ना, इसका इक्वल टू 0 आना और K का इक्वल टू 1 आना, इसका मतलब हो जाएगा कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उस टाइम पे रिवर्सिबल और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जारी है। तो ये आपका एक रिलेशन होता है इसका K के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, ठीक है, जो कि आपने ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फाइनल डेफिनेशन में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए एंथैल्पी, एंट्रोपी, हर चीज करके देख ली है ना। अब फाइनल मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो जो हीट रिलीज होगी है ना, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, तो जो हीट रिलीज होगी किसी भी रिएक्शन में, उसका मतलब है जो हीट रिलीज होगी किसी भी रिएक्शन में वो इंक्रीज कब करेगी, जब वो रैंडमनेस बढ़ेगी, जब उसका क्या होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा सराउंडिंग में, तो ओवरऑल जो एंट्रोपी का चेंज है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, जो कि आपको बताएगा कि एक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ये हमारा सेकंड लॉ कहता है। वापस से बोले, फिर से सुनना। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन या सिस्टम इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करेगा, व्हेन द डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस एंड ओवरऑल एंट्रोपी का जो चेंज आएगा उस टाइम पे वो इंक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, विच मेक्स द रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस। उस टाइम पे रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, अगर मैं आपसे बोलूं रैंडमनेस बढ़ने से क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ने से हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हीट रिएक्शन जो है उसकी जो हीट है वो भी, हीट रिलीज जो है वो भी बढ़ रही होगी, है ना। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जो नर्स्ट ने दिया था, नर्स्ट लॉ भी कह सकते हो आप इसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको डिसऑर्डरनेस एकदम कम कर देना है, रैंडमनेस एकदम कम कब होगा, जब हम उसे एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे लेके जाएंगे। एंड केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में एब्सोल्यूट 0 पे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, तो एब्सोल्यूट 0 में रैंडमनेस बिल्कुल नहीं होगी, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो क्या सारे कंपाउंड में नहीं, वो सिर्फ कुछ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइम पे होता है, तो उसे ही आप बोलते हो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या मतलब है, फिर समझना। नर्स ने ये लॉ को दिया था एंड ये कहते हैं लॉ, एब्सोल्यूट 0 पे, एट एब्सोल्यूट 0 जो भी एंट्रोपी होगी किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उसे आप बोलोगे वो 0 है, बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं होगी, पार्टिकल्स पास होंगे उस टाइम पे, या बोल लो पास नहीं, रैंडम नहीं मूव करेंगे, बेसिकली एक ऑर्डर में मूव करेंगे, बहुत डिसऑर्डर नहीं। लेकिन ये सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन, जैसे NaCl का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही ये काम होगा और किसी में भी नहीं होगा। ये बताता है दैट एब्सोल्यूट 0 ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज particles in perfect order में लगे होंगे। if there are imperfections in the crystalline solid, तो आप बोलोगे एंट्रोपी जो एब्सोल्यूट 0 की है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी। सो दिस इज अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो यस, दैट्स इट। और जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अभी आपके लिए ऑफ कोर्स रैपिड रिवीजन बहुत कुछ आने वाला है, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताए है ना, डायरेक्ट वे में पूछ लिए जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट वे में पूछ लिए जाएंगे वो सब के सब हम नेक्स्ट एक वीडियो सेपरेट बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे एक साथ क्वेश्चन कराएं, ठीक है। सो यस, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अब आपका एक चैप्टर और बचा है बस केवल, उसे भी हम जल्दी से खत्म कर देंगे, देन उसके बाद बहुत कुछ नया भी आपके लिए आएगा, एंड हम क्वेश्चंस के लिए भी एक सीरीज बिल्कुल करेंगे, जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।